ओके। तो चलो, हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एक और खूबसूरत सी शाम में आपका स्वागत है ना। चलो, वॉइस आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबके नाम ले देता हूँ जल्दी से। गोल्डी, मोहित, अनिल, सतवीर, निशांत, प्रीतम, केशव, शिवेश, शिवम, सचिन, रितेश, योगेंद्र, गुड्डू, सुभाष, योगेंद्र। हेलो, हाय, नमस्कार। ठीक है, ठीक है प्रीतम, मैं चाहता हूँ अच्छा चले आज आपका वीडियो। नमस्ते, हैंडसम लग रहे हो। अरे क्या बात है भाई, थैंक यू। गुड इवनिंग, जिंदाबाद, जय हिंद। कोर्स कब तक पूरा कराओगे गुरुजी? ऋषभ, आप डेली मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछते हो, कोर्स कब कंप्लीट होगा? 15 जन तक कंप्लीट करा दूंगा, 15 जनवरी तक। डोंट वरी, मैं सिलेबस जल्दी कंप्लीट करा दूंगा। वेट इज अ वेक्टर और स्केलर? बेटा वेट वेक्टर है, आप जानते होंगे। वेट इज अ फोर्स, और फोर्स क्या होता है? वेक्टर होता है, सदिश होता है। ठीक है, गुड इवनिंग सर। कमेंट आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं। शिवेश, सचिन, सबके कमेंट आ रहे हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हाय, हेलो, नमस्कार। आ गए मेरे ख्याल से सब लोग। चलो ठीक है शिवम, चलो। ब्लैक शर्ट शूट करती हो, ठीक है, चलो, थैंक यू। हेलो अशोक, स्वागत है आपका। आप शायद मेरे ख्याल से 1-2 दिन बाद आए हैं। सर मेरा भी नाम ले लो। ओके, हेलो मयंक, शिवेश, शिवम, सुभाष, सतवीर, धर्मेंद्र, सचिन, जय हिंद। फिजिशियन, थैंक यू भाई, फिजिशियन, ओके, लव यू गुरु, ओके, थैंक यू भाई। मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ भाई, थैंक यू भाई शिवम। चलो स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक, हेलो, हेलो गुड्डू, जय हिंद गुरुजी। अच्छा, जय हिंद भाई। सोहेल, विशाल, हेलो। वीडियो ब्लर हो रहा है, फिर से वही प्रॉब्लम है बेटा, इंटरनेट खत्म हो चुका है। आपने इंटरनेट खत्म कर दिया होगा, तो हो सकता है स्पीड वीक हो गई हो, कम हो गई हो। बट मैं इस क्वेश्चन को, इस चीज़ को जरूर लेकर आ रहा हूँ। आपका जो फिजिक्स का लेक्चर है वो शाम को जरा होता है ना, तो शाम को लेक्चर में फिजिक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बात यह है कि कनेक्टिविटी बहुत सारे लोगों की नहीं रहती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरी क्लास थोड़ी सी दोपहर में हो पाए। ठीक है, मैं बोल दिया है मैंने। ठीक है, चलो। नेट, हाँ नेट का इशू है थोड़ा सा, तो नेट सही हो जाएगा। बट शाम को ज़्यादातर लोगों के साथ इशू होता है कि पूरे दिन इंटरनेट पे जब वीडियोस देखते हैं तो बहुत सारे लोगों का नेट खत्म होता जाता होगा। तो मैं समझ पा रहा हूँ उस चीज़ को, है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरा वीडियो थोड़ा दोपहर में हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ओके। ऐसी फिजिक्स कभी नहीं पढ़ी, ओके, थैंक यू भाई। वीडियो ठीक नहीं है, वीडियो ठीक नहीं है। यहाँ से यार कनेक्टिविटी सेम सही है, यहाँ स्पीड अच्छी आ रही है, आपके यहाँ से थोड़ा सा इशू हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि दीज आर टेक्निकल, थोड़े से ग्लिच होते हैं, टेक्निकल थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना। यहाँ से जब हम डेटा देते हैं तो डेटा रेट कभी कभी, यहाँ से तो डेटा रेट सही है, लेकिन वहाँ पर हो सकता है कि आप डेटा को सही तरह यूटिलाइज ना कर पा रहे हो, आपकी वॉइस लाइन्स और डेटा लाइन्स शायद फ्री ना हो। ओके, वाईफाई लगवा रखा है वहाँ भी, यही सबसे अच्छी चीज़ है। एनसीईआरटी लगा रहा हूँ, क्वेश्चन के लेवल बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली, एनसीईआरटी इज द बेस्ट। ठीक है, नवरंग, अमन, नवरंग, चलो स्टार्ट करें। दिल्ली की सर्दी, चलो ठीक है। हेलो नवरंग। तो कल जहाँ स्टार्ट हुआ था, कल का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। इंट्रोडक्शन क्या है? कल मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था इम्पल्स के बारे में। इम्पल्स मतलब होता है आवेग। एक चीज और बताई थी, आई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ क्रॉस डी टी। यानी अगर मैं कांटेक्ट टाइम बढ़ाऊंगा तो फोर्स कम हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं बात करूं तो इम्पल्स यानी आवेग बहुत छोटे समय के लिए लगता है। ऐसा नहीं कि इम्पल्स में टाइम हम 50 सेकंड कर देंगे, नहीं। इम्पल्स मतलब होता है बहुत छोटे समय के लिए लगने वाला फोर्स, बहुत छोटे समय के लिए लगने वाला बल, एफ इंटू डी टी। डी टी मतलब बहुत छोटा समय, और जो बहुत छोटे समय के लिए बल लगता है उसको हम बोलते हैं इम्पल्स। तो आवेग ये कहता है कि अगर कांटेक्ट टाइम बढ़ा दोगे तो फोर्स कम हो जाएगा, और कांटेक्ट टाइम घटा दोगे तो फोर्स बढ़ जाएगा। यानी इन दोनों की बात है। जैसे मुझे नॉनवेज काटना है तो मैं आराम से काटूंगा तो नहीं कटेगा, लेकिन मैं दूर से जाकर मारूंगा तो नॉनवेज कट जाएगा। क्योंकि जब झटके से मारते हैं तो समय कम होता है और कांटेक्ट टाइम कम होता है, तो फोर्स ज्यादा होता है और नॉनवेज कट जाता है ना। किसी का गला काटना है तो भाई सीधी सी बात है, ऐसे ही काटेंगे, है ना, मूवीज में देखा होगा। तो हम आज का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है लिफ्ट। चलो देखते हैं लिफ्ट का टॉपिक क्या एक्सप्लेन करता है। ध्यान से देखना, अगर नहीं दिखाई दे तो बताना, ठीक है। चलो, लिफ्ट का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। थोड़ी थोड़ी मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता जाऊंगा, जहां जहां मुझे जरूरत है डेरिवेशंस की, डेरिवेशन कराता जाऊंगा। जहां डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां शॉर्ट टिक बताता जाऊंगा, ठीक है। चलो ठीक है, गला नहीं काटो, ठीक है। तो मेरे पास कुल मिला के लिफ्ट के 4 केस हैं। पहला केस होता है अगर लिफ्ट विराम स्थिति में हो।
दूसरा स्थिति होती है लिफ्ट ऊपर जा रही है, मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड। हिंदी वालों के लिए, यदि लिफ्ट ऊपर या नीचे जा रही हो, किससे? डाउनवर्ड, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी यदि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जा रही हो, एक समान वेग से, तो आप ऐसा महसूस करना कि जब आप क्लास के अंदर बैठते हो, जब आप लिफ्ट के अंदर बैठते हो, तो आपने ऐसा महसूस किया होगा कि लिफ्ट जब चलती है तो अजीब सा फील होता है, लेकिन जब लिफ्ट एक बराबर वेलोसिटी से चलती है तो आपको पता भी नहीं चलता लिफ्ट चल रही है। अगर लिफ्ट हिलना बंद कर देना तो आप पता भी नहीं लगा पाओगे कि लिफ्ट चल रही है, क्योंकि जब लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है, यानी एक समान वेग से चलती है, तो कुछ और सिचुएशन होती है। तीसरा केस हम पढ़ेंगे, यदि लिफ्ट कुछ त्वरण से ऊपर जा रही हो, यदि लिफ्ट कुछ त्वरण से ऊपर जा रही हो, है ना। और अगला केस पढ़ेंगे, यदि लिफ्ट कुछ त्वरण से नीचे जा रही हो, और लास्ट केस पढ़ेंगे, यदि लिफ्ट टूट जाए, लिफ्ट की जो रस्सी है वो टूट जाए। यानी मेरे पास ये 4 केस हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए फिर से बता देता हूं क्या क्या चीजें हैं। पहला है, यदि लिफ्ट विराम स्थिति में होगी तो मैं पढ़ूंगा कि अगर लिफ्ट रेस्ट में है तो क्या आदमी का वजन बदलेगा या नहीं बदलेगा। ऊपर या नीचे जा रही हो एक समान वेग से तो बदलेगा या नहीं बदलेगा। ऊपर जा रही हो कुछ त्वरण से तो वजन बदलेगा या नहीं बदलेगा। नीचे जा रही हो कुछ त्वरण से तो वजन बदलेगा या नहीं बदलेगा। और लिफ्ट टूट जाए तो वजन बदलेगा या नहीं बनेगा। ये 5 केस हमें पढ़ने हैं और एग्जाम में छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक से बनते हैं। तो जरा समझते हैं कि क्या क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसको मैं समझाऊं इससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं हर एक का। छोटा छोटा डेरिवेशन भी कराने की कोशिश करता हूं, क्योंकि डेरिवेशन से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो मैंने कल जब मैं खत्म कर रहा था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी कभी लिफ्ट रुकी हुई होती है तो मैंने कहा था mg हमेशा नीचे लगता है, r हमेशा ऊपर लगता है। और जब लिफ्ट रेस्ट में होती है, विराम स्थिति में होती है, तो मैंने कहा था r हमेशा mg के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा एक बात समझना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। हमारे मन में बहुत बार ये सवाल आते हैं कि किसी का वजन बदलना, वेट बदलना अलग चीज होती है। देखना बेटा, मास, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, इस चीज को अभी हम रहने देते हैं, थोड़ा सा मैं बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूं। हमको ये लगता है कि किसी भी बॉडी का मास यानी द्रव्यमान जिसे कहते हैं, वो द्रव्यमान किसी बॉडी का कभी नहीं बदलता, और ये बात सच है। हम मानकर चलते हैं कि मास किसी बॉडी का कभी नहीं बदलता। अगर आप ये सोचकर बैठे हैं कि किसी बॉडी का मास नहीं बदलता तो आप गलत सोचते हैं। फिजिक्स बाकायदा बोलती है कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा, मास हमेशा बदलता है। पर किसके साथ बदलता है? मास यानी द्रव्यमान बदलता है वेलोसिटी के साथ, वेग के साथ। अगर आप बोले कि मेरा मास 5 किलोग्राम है और मैं दौड़ने लग जाऊं, तो बेटा मेरा दौड़ने लग जाऊंगा तो मेरा मास बदलेगा। द्रव्यमान बदलता है, किसके साथ बदलता है? चेंजेस विथ वेलोसिटी, यानी वेग के साथ बदलता है। और ये बात सच्चाई है। हम भले ही अपनी फिजिक्स में लिखते हैं कि मास नेवर चेंजेस, द्रव्यमान नहीं बदलता, भले लिखते हैं, लेकिन वास्तविकता मास चेंज हो सकता है। कैसे बदलता है? एक छोटा से कंसेप्ट की बात करूं तो m बराबर m0 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर आइंस्टीन इक्वेशन है। यह बताती है कि ये नया द्रव्यमान, इसको हम बोलते हैं रेस्ट मास। रेस्ट मास का मतलब होता है विराम स्थिति में जो द्रव्यमान है। ये v वेलोसिटी जिससे आप भाग रहे हो, और c मतलब स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग व्यक्ति का या जिस वस्तु का वेग, और मैं कहूं 1 माइनस वी स्क्वायर बाय फॉर सी स्क्वायर। जिते सर ने एक फॉर्मूला दिया था 24 इंटू 7 का, मैं समझा नहीं बेटा गुलशन क्या कहना चाह रहे हो। 24 इंटू 7 मतलब 24/7 मैं समझा नहीं, चलो छोड़ो जो भी है। गुड इवनिंग। यस एग्जैक्टली। स्पीडोमीटर लगवा देना, ठीक है, जो भी है ठीक है, मैं लगवा दूंगा। ठीक है, तो हमने कहा m बराबर m0 इंटू 1 रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, यानी ये वास्तविकता में वेलोसिटी के बदलने से आपकी मास बदलता है। तो मैं अगर नया मास निकालूं कितना होगा, तो सोच के देखो, मैं अगर पृथ्वी पर 10 मीटर पर सेकंड से भागना स्टार्ट कर दूं, 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा हूं,
चलो 10 छोड़ दो, मैंने कहा मैं 100 मीटर पर सेकंड से भाग रहा हूं। 100 मीटर पर सेकंड मतलब लगभग 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा हूं। तो अगर 100 की स्पीड से भाग रहा हूं तो एक बात समझना, मैं यहां पर 100 लिखता हूं, ध्यान से देखना, मैंने यहां पर 100 लिखा तो ऊपर हो जाएगा 100 का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, अगर मैं इसको डिवाइड करूं, 100 के स्क्वायर को इससे डिवाइड करूं तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी, सोच के देखो, 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 10⁻16। इससे जब इसको डिवाइड करूंगा तो इसकी वैल्यू 0.000000 समथिंग आएगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू बहुत कम आएगी, और बहुत कम आएगी तो क्या 1 में कोई चेंज होगा? क्या 1 तो वो का वो कह रही है। इसका मतलब m की वैल्यू m0 के बराबर हो सकती है, पर यह तब होती है जब व्यक्ति की वेलोसिटी, वेग बहुत कम होता है। मान लो मैं भागने लग जाऊं 5 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड से, तो अगर आप इतनी वेलोसिटी से भागोगे ना बेटा तो आपका मास बहुत ज्यादा चेंज होगा। पर पृथ्वी पर हम इतनी तेजी से तो भाग नहीं सकते 5 इंटू 10⁵। तो इसका मतलब ये हुआ, पृथ्वी पे बात करें तो पृथ्वी पर कह सकते हैं कि किसी बॉडी का मास कभी चेंज नहीं होता, और जितनी भी बॉडी में हम m लिखते हैं वो वास्तविकता में रेस्ट मास यानी विराम स्थिति में द्रव्यमान निकाला जाता है। हर बॉडी का मास, अगर आपके पेपर में पूछा जाए कि मास चेंजेस विथ, तो आप ऐसा मत लिख देना कि मास चेंज नहीं होता, द्रव्यमान नहीं बदलता। मास बदलता है, आपको लिखना पड़ेगा मास चेंजेस विद वेलोसिटी, यानी द्रव्यमान वेग के साथ बदलता है। परंतु पृथ्वी पर ज्यादा परिवर्तन नहीं आता, इसलिए हम m को m0 के बराबर लिख लेते हैं, लेकिन चेंज हो सकता है। तो बात मेरी समझते चलना, तो मास इस हिसाब से चेंज होता है। अगर मैं पृथ्वी पे बोलूं कि मास सेम है, कांस्टेंट है, तो अगर मैं कहता हूं कि किसी का वजन बदल गया, तो वजन बदलने का मतलब होता है, अब मेरी बात समझना, आप अगर कहते हैं कि मेरा वजन 80 किलोग्राम है, तो बेटा आपका वेट 80 है। वेट और मास दोनों अलग अलग बातें हैं। वेट मतलब होता है वजन, जो आप डेली लाइफ में नापते हो उसको वेगिंग मशीन से नापा जाता है, वजन नापने की मशीन से। तो अगर मैं कहूं कि मेरा वजन 80 किलोग्राम है, तो मेरा मास कितना होगा? तो वेट 80 होने का मतलब क्या हुआ? mg का 80 होना, और mg का 80 होने का मतलब यह हुआ कि अगर g को 9.8 मान लूं और 10 से डिवाइड कर दूं, तो मास की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी? लगभग 8 किलोग्राम निकल कर आएगी। यानी अगर आपका वजन 80 किलोग्राम है तो मास कितना होगा? सिर्फ 8 किलोग्राम होगा। और हम ये कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये पृथ्वी पर कभी बदलता नहीं है। इसका मतलब मास नहीं बदलता पृथ्वी पर, द्रव्यमान नहीं बदलता, तो इसका मतलब वजन बदलने का मतलब क्या हुआ? जी का बदलना। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं कहता हूं वजन बदल रहा है, तो मतलब क्या बदल रहा है? जी बदल रहा है। यह बात आपके दिमाग में पड़नी चाहिए, ध्यान रखो इस बात को। तो जब लिफ्ट ऊपर जाती है, लिफ्ट नीचे जाती है, तो जब आप कहते हैं वजन बदला, तो वजन बदला मतलब जी बदला, मतलब आपका जी, ऐसा महसूस होता है कि जी कम या ज्यादा हुआ है, परंतु जी एक्चुअली में महसूस होता है, लेकिन जी तो नहीं बदल सकता। लेकिन आपको महसूस होता है कि जी आपका G+A हो गया है, या G-A हो गया है, या जी बदल गया है। तो इस तरीके से जब हम ऊपर और नीचे जाते हैं तो वास्तविकता में वजन बदलने का मतलब होता है जी का बदलना। इसी कंसेप्ट से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो इसी से स्टार्ट करते हैं। तो आपको मास और वेट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जो कोई मुझसे आज लेक्चर के स्टार्टिंग में पूछ रहा था, मास द्रव्यमान स्केलर होता है, अदिश होता है, और वेट जो होता है वो आपका वेक्टर होता है। क्या पूछ रहा है? वेगिंग मशीन वेट मेजर करता है। यहाँ पे बेटा हिमांशु आपने जो पूछा, वेगिंग मशीन वेट मेजर करता है। एक एग्जाम है, ALP का आया था एग्जाम, रेलवे का हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मास को नापने के लिए क्या काम करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मास कैसे नापते हैं हम अपनी पृथ्वी पर, तो आपको टिक लगाना पड़ेगा बार बैलेंस पर। बार बैलेंस मतलब तराजू। तराजू मतलब जो आप सब्जियां तौलते हैं ना, वो मास नाप सकती है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए मास कौन नापता है, तो आप तराजू लिख कर आना पेपर में। इसको बार बैलेंस इंग्लिश में कहते हैं। तो मास भी नाप सकते हैं, ऐसा नहीं है, मास भी नापा जा सकता है, बट इट इज, इसके लिए हमारे पास होता है बार बैलेंस, तराजू। जबकि वेट नापने के लिए वजन नापने वाली मशीन होती है, जिसको स्प्रिंग बैलेंस या स्प्रिंग तराजू कहा जाता है, या फिर उसको हम वेगिंग मशीन यानी भार नापने वाली मशीन कहते हैं। दोनों ही अलग अलग बातें हैं, ठीक है? बेटा पानी में जाते हैं तो शरीर हल्का क्यों होता है? राहुल अभी तो इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, ये तो अलग टॉपिक है, ठीक है राहुल, इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, लेकिन इसको हम बाद में लेंगे। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कंसेप्ट है, इसको हम बाद में लेंगे, इसके ऊपर मत पूछो, अभी इसी से रिलेटेड रहो।
तो रेस्ट में इतना है। अब मुझे ये देखना है कि ऊपर जाने पर जी कितना बदलेगा, नीचे जाने पर जी कितना बदलेगा, क्या आर मेरा बदलेगा। यानी अगर मैं कहता हूं मैंने आर निकाल लिया तो मतलब मैंने क्या निकाल लिया, एम जी निकाल लिया। तो मुझे हर एक केस में आर निकालना है कि आखिर आर बदलता है या आर नहीं बदलता है। आर बदलेगा मतलब एम जी बदलेगा, आर नहीं बदलेगा मतलब एम जी नहीं बदलेगा। तो मैं बस आर निकाल लूं मतलब एम जी निकाल लूंगा। चलो हम पहला केस पढ़ते हैं। पहला केस है लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड। ध्यान से देखते जाना। यदि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जा रही हो, यदि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जा रही हो, तो लिफ्ट अगर एक समान वेग से ऊपर या नीचे जा रही है तो क्या होगा। एक समान वेग का मतलब क्या हुआ, ए बराबर 0 है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ए बराबर 0। अब देखना ध्यान से, अगर मैं मान लो मैं लिफ्ट में खड़ा हूं और लिफ्ट के अंदर mg कहां लग रहा है, नीचे, r का लग रहा है ऊपर। मैंने आपको कहा मुझे r निकालना है। तो देखना जब लिफ्ट ऊपर जा रही होगी, मान लेते हैं ऊपर जा रही है लिफ्ट, ऊपर जाने का मतलब ये हुआ, और मेरा v क्या है, कांस्टेंट। v कांस्टेंट मतलब a कितना हुआ, 0। इसका मतलब हुआ a 0। अब मुझे ये निकालना है कि नया r कितना होगा। ध्यान से देखना, नया r कितना होगा। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बताइए लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आर ज्यादा होगा या mg ज्यादा होगा, आर ज्यादा होगा या mg ज्यादा होगा। देखो जिस तरफ वस्तु जाती है, जैसे मुझसे कोई यहां पर मुझे कोई 10 न्यूटन से खींचे और यहां मुझे कोई 5 न्यूटन से खींचे, और मैं कहूं कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, तो मैं कहूंगा 10 न्यूटन वाला ज्यादा होगा। तो मैं उसी तरफ तो जाऊंगा जिस तरफ का बल ज्यादा होगा। मेरी बात समझ रहे हो, जिस तरफ का बल ज्यादा होगा। तो अगर मैं कहता हूं लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि आर ज्यादा है। अगर लिफ्ट नीचे जाती तो आप कहते हैं mg ज्यादा है। तो जब आर ज्यादा है तो मुझे पता है एफ नेट बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, m डॉट ए। अगर आर ज्यादा है तो मैं लिख सकता हूं आर माइनस mg बराबर क्या होगा, ma। आर माइनस एम जी, एफ नेट, नेट फोर्स कितना होगा, आर माइनस एम जी। आर माइनस एम जी बराबर ए, ये कितना है 0, और ए 0 है तो मैं कितना लिख दूंगा, आर बराबर एम जी। अब देखिए जब लिफ्ट रुकी थी तब वेट कितना था, एम जी। जब लिफ्ट चल रही है तब भी वेट कितना है, एम जी। इसका मतलब वेट नहीं बदल रहा, यानी वजन, वेट डज नॉट चेंज। इसका मतलब ये हुआ कि वजन नहीं बदल रहा। यानी जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो वजन नहीं बदलता, क्योंकि जब रुकी थी तब भी आर बराबर एमजी था, अभी भी कितना है, एमजी का एमजी है, मतलब वजन नहीं बदल रहा। तो जब हम कांस्टेंट वेलोसिटी से, ऐसे झूले का, ऐसे नाव का कोई मतलब नहीं है जो एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती हो। बात समझ लीजिए, ऐसे झूले का कोई मतलब नहीं है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जाता हो। लिफ्ट की वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी का बदलना जरूरी है, तभी आपको अच्छा फील होगा। इसलिए लिफ्ट को झूला नहीं कहते, झूला एक अलग चीज होती है, सिंपल सी बात है। तो जब झूले की वेलोसिटी बदलती है तो आपको अजीब सा फील होता है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा एक समान वेग से तो वजन नहीं बदलता। वजन नहीं बदलने का मतलब होता है जी का ना बदलना, तो जी जी रहता है, तो वजन नहीं बदलता। ठीक है, चलो प्रीतम, वीडियो रुक रुक के चल रहा है बेटा, आपकी कुछ दिक्कत है, थोड़ा सा देखो इस चीज को, है ना, इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ दिक्कत है। अगेन सर प्लीज। रविंद्र बहुत आसान हो गया यार, लिफ्ट रुकी है तो आर किसके बराबर होगा, एमजी के बराबर, रेस्ट में होगा, ये जानते हैं आप, दोनों बल बराबर होंगे। लिफ्ट ऊपर जा रही है तो कौन सा ज्यादा हो गया है, आर ज्यादा हो गया है, एमजी कम पड़ गया है। जो बल ज्यादा होगा उसी तरफ, जो फोर्स ज्यादा होगा उसी तरफ जाएगा आदमी। हमने कहा ठीक है। v कांस्टेंट होने का मतलब a का 0 होना। f बराबर क्या होता है, m इंटू ए, तो मैं इसको f नेट लिख देता हूं। f नेट का मतलब ज्यादा में से कम वाला माइनस, तो r माइनस एम जी बराबर एम ए। कितना निकला, r बराबर एम जी, क्योंकि a तो 0 है तो मैंने r बराबर एम जी। रुका था तब एम जी था, अब भी कितना है, एम जी। इसका मतलब वजन में कोई चेंज नहीं हुआ। तो जब लिफ्ट एक समान वेग से कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जाती है तो वजन में कोई परिवर्तन नहीं होता, वजन में कोई परिवर्तन नहीं होता, वेट डज नॉट चेंज। तो याद रख लीजिए, जब लिफ्ट एक समान वेग से यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जाएगी या a 0 होगा तो लिफ्ट कोई वेट चेंज नहीं करेगी। ठीक है ना। तो अभी बेटा सचिन, सिर्फ लिफ्ट का ऊपर जाना वजन को, वेट को इंक्रीज करना नहीं बताता। लिफ्ट में एक्सीलरेशन, त्वरण होना चाहिए, लिफ्ट की वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, वेग बढ़ना चाहिए, ए होना चाहिए, तभी वजन बदलेगा। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जाएगी तो वजन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, क्या पूछ रहे हो हेमंत, आर एन एम जी बताओ। आर और एम जी तो बेटा मैं कल बता चुका हूं, इसको रिएक्शन फोर्स कहते हैं। आप कल वाला वीडियो देखो, इसको वजन कहते हैं, वेट कहते हैं।
वेट हमेशा जमीन पे लगता है और एक्शन के अगेंस्ट में क्या लगता है, रिएक्शन फोर्स, प्रतिक्रिया बल। ये तो बता दिया मैंने कल, है ना, बता दिया हेमंत मैंने कल, देखो जरा कल का वीडियो मैंने बताई ये चीजें। आर मतलब रिएक्शन फोर्स, प्रतिक्रिया बल, mg मतलब वेट। हाँ, नीचे जाने पे वजन घटेगा, ऊपर जाने पे वजन बढ़ेगा, ये जो आप बातें बोल रहे हो ये वजन तब आएंगी जब एक्सीलरेशन होगा, लेकिन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो ऊपर और नीचे जाने से वजन नहीं बदलता। वजन सिर्फ तब बदलेगा जब एक्सीलरेशन, त्वरण होगा, वेलोसिटी बढ़ या घट रही होगी तभी लगेगी। इसीलिए लिफ्ट जब चलना चालू करती है तो अजीब सा फील होता है, फिर एक समान वेग से चलती है तो कुछ फील नहीं होता, और जब लिफ्ट रुकती है तो फिर से अजीब सा फील होता है। ठीक है, चलो एक और चीज पढ़ते हैं। तो ये तो हुआ पहला केस, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जा रही हो। अब बात करते हैं लिफ्ट अगर कुछ त्वरण से ऊपर जा रही हो तो क्या होगा। तो जरा देखें, सेकंड केस है, इफ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड। हिंदी वालों के लिए, यदि लिफ्ट कुछ त्वरण से ऊपर जा रही हो, तो मेरी बात समझना, यदि लिफ्ट कुछ त्वरण से ऊपर जा रही हो, ठीक है, कुछ एक्सीलरेशन से, अब की बार क्या है, त्वरण है। एक्सीलरेशन की बात करते हैं, देखो ये आप अपने आप निकाल पाओगे। देखो कैसे, आपको इतना याद रखना है कि mg हमेशा कहां लगता है, वेट हमेशा कहां लगता है, नीचे, और mg लग रहा है तो r का लग रहा होगा ऊपर, अगेंस्ट में प्रतिक्रिया बल। अब लिफ्ट कहां जा रही है, ऊपर, कितने से, a से है, और रुकने पे कितना था, r बराबर mg। तो जरा देखें mg में परिवर्तन होगा या नहीं होगा। मुझे पता है अगर मुझे निकालना है तो F बराबर होता है m इंटू ए, आर निकालना है। अब लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो कौन सा बल ज्यादा है, आर ज्यादा है, तो आर ज्यादा है तो आर माइनस एम जी, ज्यादा में से कम वाला माइनस, बराबर एम ए। अब की बार तो ये ए जीरो है नहीं, तो आर बराबर क्या निकला, एम जी प्लस एम ए। तो आप ध्यान से देखना, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी, जब लिफ्ट रुकी थी तो कितना था, आर बराबर एम जी, और जब लिफ्ट चल रही है ऊपर की साइड एक्सेलरेशन से तो कितना है, वेट। यानी वेट में कोई चीज प्लस हो जाएगी तो मतलब वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी जब लिफ्ट कुछ त्वरण से ऊपर जाती है तो वेट बढ़ता है। फिर से वजन बढ़ने का मतलब, वेट बढ़ने का मतलब होता है, वेट बढ़ने का मतलब ये हुआ कि मास नहीं बढ़ा है, वेट बढ़ने का मतलब जी बढ़ा है, क्योंकि मास तो पृथ्वी पर मानकर चलते हैं चेंज नहीं होता, तो क्या चेंज हुआ है, जी चेंज हुआ है। वास्तविकता में जी कितना हुआ है, तो आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं, एम इंटू जी प्लस ए कर सकते हैं। यानी अब की बार वजन बढ़ा है, और वजन बढ़ा है तो जी कितना हो गया है, जी प्लस ए हो गया है। वजन बढ़ना मतलब क्या हुआ, जी का चेंज होना, और जी कितना हो गया आपके पास, जी प्लस ए हो गया है। तो इस तरीके से, ठीक है। हाँ विवेक, आपका नाम मैंने सबसे पहले बोला था, सबसे पहले मैंने आपको याद किया था। कर यार, लिफ्ट के अंदर आदमी की वेलोसिटी क्या होगी राहुल, अरे आते हैं, ठीक है ठीक है, ये क्वेश्चन नेवी में आया था। चलो ठीक है, चलो आगे देखते हैं, ठीक है। एक भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो मैं छोड़ दूंगा, आप धीरे धीरे पढ़ते रहो, मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा चीजें, आप चिंता मत करो। और ऐसे कोई बुक का क्वेश्चन नहीं है जो आप अपने आप ना अटेम्प्ट कर पाए। हो सकता है 5-10% क्वेश्चन अटेम्प्ट ना हो, पर उनके लिए थोड़ा सा ट्रिक लगाओगे तो वो भी होंगे। सर प्रैक्टिस क्वेश्चन अपलोड करा दीजिएगा, यस मैं समझ रहा हूं उस चीज को। चलो, तो मैंने कहा कि एक समान वेग से ऊपर ही नीचे जाती तो वजन नहीं बदलता, ऊपर जाती तो वजन बदलता है, लेकिन कब, जब एक्सीलरेशन होता है, यानी वेलोसिटी बढ़ रही होती है, वेग बढ़ रहा होता है, तब कितना हो जाता है, आर बराबर एम जी प्लस एम ए। और वेट बढ़ने का मतलब क्या होता है, जी कितना हो जाना, जी प्लस ए हो जाना। ठीक है अमन, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं अमन, चिंता मत करो, ठीक है। तो ये दूसरा केस हुआ, तो ऊपर जाने पर वजन बढ़ता है। मेरी बात ध्यान से पढ़िएगा, ऊपर जाने से वजन बढ़ता है। अगला केस ये आप अपने आप कीजिएगा, इफ लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड, यदि लिफ्ट कुछ त्वरण से नीचे जा रही हो, यदि लिफ्ट कुछ त्वरण से नीचे जा रही हो, अब की बार भी एक्सीलरेशन है, और आप जानते हैं अगर त्वरण होगा तो वजन बदलेगा। अगर वजन बदलेगा तो ध्यान से देखना, वजन बढ़ेगा, ठीक है। आ रहे सबके कमेंट आ रहे हैं बेटा, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, थोड़ा सा मेरे को समय दो, जैसे जैसे होता जाएगा मैं पढ़ते जाऊंगा कमेंट, है ना। देखो अब हमें पता है कि mg कहां लगता है, नीचे, ये तो हमेशा यही होना है। r का लगता है ऊपर। लिफ्ट कहां जा रही है, नीचे। अब की बार अगर नीचे जा रही है तो नीचे जा रही है तो कौन सा ज्यादा हो गया, mg या r, तो आप सिंपल सी बात बोलेंगे mg ज्यादा हो गया। नीचे का फोर्स बल ज्यादा होगा तो बस नीचे जाएगी, ऊपर का ज्यादा होगा तो ऊपर जाएगी, और नीचे जा रही है इसका मतलब क्या है, अब की बार mg ज्यादा। मुझे पता है F बराबर क्या होता है, m इंटू ए,
एफ ज्यादा में से कम वाला यानी mg माइनस आर बराबर ma, आर बराबर निकलेगा mg माइनस ma। और देखो अब की बार वजन में से वेट में से कोई चीज माइनस कर दी और वजन में से कोई चीज माइनस हो जाएगी तो वेट कम रह जाएगा। इसका मतलब जब हम नीचे जाते हैं कुछ त्वरण से एक्सीलरेशन से तो वेट क्या करता है, डिक्रीज करता है। और फिर से वजन बदलने का मतलब मास का बदलना नहीं, वजन बदलने का मतलब होता है, वेट बदलने का मतलब होता है जी का चेंज होना। और इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं आर बराबर एम इंटू जी माइनस ए, यानी अब की बार जी कितना हो गया है, जी माइनस ए। तो आप ज्यादा अच्छा आपका भला तब होगा जब आप जी के टर्म्स में इसको याद रखें कि जी जी प्लस ए हो जाता है, जी जी माइनस ए हो जाता है। इस तरीके से हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो वजन तब बदलेगा जब कुछ त्वरण होगा। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी ए जीरो होगा तो वजन नहीं बदलता। तो नीचे जाओगे तो वजन घटेगा, ऊपर जाओगे तो वजन बढ़ेगा। ये मेरा अगला केस था। हेलो योगेश, चलो अगला केस ध्यान से देखते जाना, कोई चीज होगा तो मैं बताते जाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो इसमें वजन घटा। अब लास्ट केस है यदि लिफ्ट टूट जाए। यदि लिफ्ट टूट जाए तो क्या होगा, यदि लिफ्ट टूट जाए। क्वेश्चन है, फोर्थ पॉइंट है शायद, इफ लिफ्ट ब्रोक अप, यदि लिफ्ट टूट जाएगी तो क्या होगा। तो लिफ्ट टूट जाए, तो लिफ्ट टूटने का मतलब होता है रस्सी का टूटना, जो रस्सी से बंधी हुई है लिफ्ट वही टूट जाए। तो अगर लिफ्ट टूट जाएगी तो क्या होगा, चलो देखते हैं लिफ्ट के टूटने का मतलब क्या होता है। लेट अस सपोज ये है रस्सी जिससे लिफ्ट बंधी हुई है और मान लेते हैं ये टूट गई। अगर लिफ्ट टूटेगी तो ये एक चीज किस में चली जाएगी, फ्री फॉल में चली जाएगी, मुक्त रूप से गिरेगी। जैसे पत्थर को अगर मैं छोड़ दूं तो पत्थर कैसे गिरता है, वैसे तो लिफ्ट गिर रही होगी फ्री फॉल में, मुक्त रूप से। और अगर आपको मेरा लेक्चर याद है तो आपको, अगर आपको ये मेरा लेक्चर याद है तो मैंने आपको ये भी बोला था कि जब भी हम कोई चीज ऊपर से नीचे गिराते हैं तो ए की वैल्यू ए बराबर जी होता है। अगर आपने मेरा लेक्चर अटेंड किया है तो फ्री फॉल यानी मुक्त रूप से गिरने का मतलब होता है, मुक्त रूप से गिरने का मतलब होता है कि ए बराबर जी होना, ए बराबर जी होना। और लिफ्ट कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है। अब मुझे ये देखना है कि अगर लिफ्ट टूट जाएगी तो वजन कितना होगा, तो अज़ का वजन कितना होगा। चलो हमें पता है एम जी का लगता है नीचे, आर का लगता है ऊपर। mg नीचे है, आर ऊपर है, ठीक है। अब लिफ्ट जा रही है नीचे, अब नीचे लिफ्ट जा रही है, इसका मतलब कौन सा ज्यादा होगा, mg। हमें पता है एफ नेट बराबर क्या होता है, m डॉट ए। ध्यान से देखना सब जुड़े हुए हैं चीजें हैं। एफ नेट ज्यादा में से कम वाला, mg माइनस आर, ज्यादा में से कम वाला, क्योंकि नीचे जा रहा है तो mg ज्यादा, mg माइनस आर बराबर एम ए कितना है, जी के बराबर, तो एम जी। आर बराबर कितना हुआ, 0। जब लिफ्ट रुकी थी तब था आर बराबर एम जी, अब कितना हो गया, 0, यानी एम जी की वैल्यू 0 चली गई, यानी वजन कितना हो गया आपकी बार, 0। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर लिफ्ट टूट जाएगी तो इस किस चीज में चली जाएगी, वेट बिकम्स 0, यानी उसका भार कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब कोई चीज एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो वजन नहीं बदलता, ऊपर जाती है कुछ त्वरण से, एक्सीलरेशन से, तो जी बराबर जी प्लस ए होता है, नीचे जाती है कुछ एक्सीलरेशन से, त्वरण से, तो जी बराबर जी माइनस ए होता है। और लिफ्ट जब टूट जाती है तो वजन 0 होता है, और वजन का 0 होना मतलब mg का 0 होना, और mg का 0 होना, क्या मास 0 हो सकता है क्या, मास तो 0 हो नहीं सकता, तो क्या चीज 0 हो गई, चीज 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब लिफ्ट टूट जाती है, तो इसका मतलब g कितना होता है, g 0 हो जाता है। इतनी सी बात मेरी निकल कर आती है, तो g की वैल्यू 0 निकल कर आई, सिंपल सी बात है। तो आपको ये सारे के सारे केसेस याद रखने हैं। एक कुछ किताबें हैं जिनमें क्वेश्चन ये पूछता है कि लिफ्ट टूट जाएगी तो अंदर बैठे आदमी का क्या होगा। भाई देखो लिफ्ट टूट गई, आपकी बात मान लेते हैं लिफ्ट टूट गई, तो आदमी के साथ क्या होगा। अगर ये चीज वास्तविकता में है, रियलिटी में है, हवा के घर्षण को माना गया है, तो हवा के घर्षण में आप जानते हो, हवा के घर्षण पे होने पर होता क्या है, भारी चीज पहले आती है और हल्की चीज बाद में आती है। जब हवा का घर्षण होता है, जब वास्तविकता होती है, रियलिटी होती है, निर्वात नहीं होता, वैक्यूम नहीं होता, उस कंडीशन की बात कर रहे हैं हम, डेली लाइफ की बात कर रहे हैं। ऐसे केस में भारी चीजें हमेशा पहले आती हैं। तो सोचना, अगर लिफ्ट टूटी तो अंदर बैठा जो आदमी है, लिफ्ट चल रही होगी तेजी से और आदमी चल रहा होगा धीरे धीरे,
तो मेरी बात समझना, भारी चीज पहले आएगी। तो लिफ्ट चल रही होगी 5 की स्पीड से और आदमी चल रहा होगा 2 की स्पीड से, तो थोड़ी देर में क्या होगा, लिफ्ट तो तेजी से चल रही होगी, थोड़ी देर में क्या होगा, आदमी छत से जाके अंदर वाली छत से जाके चिपक जाएगा। तो वास्तविकता में अगर कोई ऐसा केस होगा तो वास्तविकता में आदमी छत से चिपक जाएगा, क्योंकि आदमी धीरे धीरे नीचे जा रहा होगा और लिफ्ट तेजी से जा रही होगी, तो इससे क्या होगा, आदमी अंदर छत से चिपक जाएगा। लेकिन अगर ये वैक्यूम की कंडीशन होती, निर्वात में होता, तो आदमी भी उतने से चल रहा होता नीचे और लिफ्ट भी उतनी से चल रही होती नीचे, और जब दोनों एक बराबर से जाते तो आदमी छत से नहीं चिपकता। तो आदमी छत से तब चिपकेगा जब वास्तविकता की स्थिति होगी, रियलिटी की स्थिति होगी, हवा के घर्षण को माना जाएगा। ठीक है, मैं क्या पूछना चाह रहे हो, मैं डाउट ले लेता हूं एक दो, क्या पूछ रहे हो सर? पिंजरे वाले क्वेश्चन भी आते हैं। ओके, पिंजरे वाले क्वेश्चन पूछे हैं आपने, ठीक है, मैं पिंजरे वाले क्वेश्चन को अभी डिस्कस कर रहा हूं। मैं मुझे 2 मिनट का समय दो, ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, मैं अपनी क्लास सुबह कराने की कोशिश करता हूँ, नेट के लिए प्रॉब्लम है मुझे पता है, ठीक है ना? ठीक है, मैं देखता हूँ, कोई बात नहीं। न्यू जॉइनिंग, हेलो मधुर, रक्षित, सॉरी आई एम लेट, कोई बात नहीं, ठीक है, मेरे कमेंट नहीं आ रहे हैं, आप सबके कमेंट आ रहे हैं यार। वैक्यूम में लिफ्ट आती ही नहीं है बेटा, वैक्यूम में भी लिफ्ट आ सकती है। वैक्यूम में ऐसा नहीं है कि मोशन नहीं होते हैं, वैक्यूम में भी लिफ्ट जाती है, मोशन हो सकते हैं। अब जब हम पत्थर गिराते हैं तो पत्थर को हम कंसीडर कहाँ करते हैं, वैक्यूम में ही तो मानते हैं कि पत्थर को गिराया। वैक्यूम में क्यों नहीं आएगा, पत्थर आता है, सब चीजें आती हैं वैक्यूम में। जी से अधिक एक्सेलरेशन से नीचे गिरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी से नीचे गिरेगा तो एक्सेलरेशन माइनस में चला जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? थोड़ी देर बाद दोबारा से जी होगा, पहले रिटार्डेशन में बॉडी होगी, फिर से जी की वैल्यू में चला जाएगा, एट लास्ट होना जी जीरो ही है, जी जी हो रहा है। प्लीज मेरा नाम ले लो, हेलो अमित, ठीक है। पिंजरे वाले क्वेश्चन को मैं भी डिस्कस कर रहा हूं। तो हमने बोला लिफ्ट जो होगी वो हमेशा टूट जाएगी, तो इस तरीके से मैं देखूंगा कि वजन 4 तरीके से बदलते हैं। तो लिफ्ट के केसेस में आपको वजन समझ में आ रहा होगा, ये बात मेरे को समझ में आ रही है, फिर भी मैं आपके सहायता के लिए मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या हमने केसेस पढ़े हैं, ठीक है? पहला केस पढ़ा था कि अगर एक समान वेग से है, कांस्टेंट वेलोसिटी से है, a बराबर 0 से है, तो मैंने कहा था कि वजन नहीं बदलेगा, वेट डज नॉट चेंज। चलो मैं लिखवा नहीं रहा हूं, आपको बता देता हूं, वेट डज नॉट चेंज, तो वजन नहीं बदलेगा, ठीक है? तो वजन कब बदलेगा, भार कब बदलेगा और कब नहीं बदलेगा, इस चीज को मैंने आपको बोला। चलो, इस बात को समझ गए हो तो हम दोबारा से बंदर वाले क्वेश्चन, ये एग्जैक्टली बंदर वाले क्वेश्चन इस पेपर में आते हैं, मतलब बन सकते हैं इस टॉपिक पर, फिर भी हम बात करते हैं, ठीक है? हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो, ठीक है? तो अगर आपको ये कुछ चीज समझ में आई हो तो मैं आपको क्वेश्चन ले लेता हूं। चलो, क्वेश्चन है, एक लिफ्ट है, आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है, ध्यान से। एक लिफ्ट है, लिफ्ट में एक पेंडुलम बंधा हुआ है। अगर लिफ्ट में एक पेंडुलम बंधा हुआ है, अगर लिफ्ट में एक पेंडुलम बंधा हुआ है, हेलो धर्मेंद्र, लिफ्ट एक पेंडुलम बंधा हुआ है और मैंने कहा पेंडुलम का टाइम पीरियड, आवर्तकाल 10 सेकंड का है। सोचकर आंसर देना, इसका आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड 10 सेकंड का है। अब क्या हुआ, ये तब है 10 सेकंड का जब लिफ्ट किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है। जब विराम स्थिति में कोई लिफ्ट है और उस वक्त उसके अंदर जो सरल लोलक बंधा हुआ है, सिंपल पेंडुलम सरल लोलक बंधा हुआ है, उसका आवर्तकाल, उसका टाइम पीरियड 10 सेकंड का है। अब क्वेश्चन है, यदि लिफ्ट, इफ लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग, यदि लिफ्ट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, यदि लिफ्ट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, यदि लिफ्ट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर चलने लग जाए, यदि लिफ्ट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर चलने लग जाए, नया आवर्तकाल बताइए, इट्स न्यू टाइम पीरियड वाली, इसका नया आवर्तकाल बताइए। जल्दी से मुझे आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, सोचो और आंसर बताओ। ये जिस बुक का क्वेश्चन है उसका नाम है ल्यूसेंट की किताब का क्वेश्चन है, और ये ऐसा क्वेश्चन आपकी अरिहंत की किताब में भी डाला हुआ है। इस क्वेश्चन का भी आंसर देखते हैं, ठीक है? जरा देखो, क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट है, दोबारा से मैं बता देता हूं, लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक सरल लोलक सिंपल पेंडुलम बंधा हुआ है, ठीक है? ठीक है, चलो जरा इसको आंसर सॉल्व करो। लिफ्ट में सिंपल पेंडुलम बताया, जब विराम स्थिति में है तो टाइम पीरियड आवर्तकाल 10 सेकंड है। जब लिफ्ट ऊपर चलने लग गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से, तो कितना टाइम पीरियड होगा, आवर्तकाल होगा। इंग्लिश वाले तो पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है? राहुल क्या बोलना चाह रहे हो, मैं थोड़ा डाउट ले लेता हूं, मुझे आंसर दो तब तक। बाकी लोग, हाँ, जब हम पानी में जाते हैं तो मेरा शरीर हल्का होता है। अब बेटा ये राहुल जो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, ये एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 के सेकंड पेपर में आया था।
क्वेश्चन ये पूछा था कि जब भी हम किसी वस्तु को पानी के अंदर डालते हैं, लिक्विड में डालते हैं, तो वो हल्का क्यों लगता है? इसका आंसर होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। मैं उस कंसेप्ट को लेना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो बहुत आसानी से ले सकते हैं। कारण यह होता है कि जब कोई चीज पानी के अंदर जाती है तो mg तो नीचे ही लगता है, लेकिन पानी की तरफ से भी एक बल लगता है और उस बल को हम कहते हैं अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट का मतलब होता है उत्प्लावन बल, उत्क्षेप बल हिंदी वालों के लिए। तो उत्क्षेप बल या उत्प्लावन बल ऊपर लगा, mg कहां लगा? नीचे। तो आप ध्यान से समझ पा रहे होंगे, वेट लगा mg नीचे और नीचे से क्या लगा? अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट भी क्या है? एक तरह का बल है। तो अगर बल में से mg में से अपथ्रस्ट माइनस होगा तो mg क्या रह जाएगा? कम रह जाएगा, और mg कम रह जाएगा मतलब वेट में कमी आ जाएगी। जब भी हम कोई चीज पानी में डालते हैं तो उसके वजन में कमी आती है। आंसर अगर टिक करना होगा तो अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताएंगे, उसको तभी देखेंगे, अभी नहीं कर रहे, बहुत डिटेल में जाना है हमें आगे चल के। ऑप्शन भी देने पड़ेंगे भाई विष्णु, अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई? तो मैं क्या बात के ऑप्शन दे रहे हैं? टाइम पीरियड 1/√2 5 सेकंड, 7.5 7.5, बहुत सारे लोगों ने 7.5 बोला है। ओके चलो देखते हैं। एक बात मुझे समझ में आ रही है कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, इसका मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रही है, तो लिफ्ट में क्या परिवर्तन होंगे देखते हैं। तो एक बात समझना, पहले जब लिफ्ट रुकी थी, विराम स्थिति में थी, तो जी कितना था? सॉरी, जब विराम स्थिति में थी, जब जी था, तब टाइम पीरियड कितना था? तो मैंने कहा 10 सेकंड का था। इतना बात समझ में आ रही होगी। यानी जब लिफ्ट रुकी थी तो mg था वेट, g मतलब जी था। जब लिफ्ट ऊपर गिरने चलने लग गई, और मुझे पता है जब लिफ्ट ऊपर जाती है, अपवर्ड जाती है, तो अपवर्ड जाने पर g की वैल्यू क्या हो जाती है? g प्लस ए हो जाती है। यानी जब g प्लस ए हो गया तो टाइम पीरियड कितना हो गया? निकालना है। ये तो वही क्वेश्चन बन गया कि ये वाली चीज इतनी है तो ये इतना है, ये इतना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, और मुझे पता है मुझे टी और जी में रिलेशन निकालना है सिंपल पेंडुलम सरल लोलक के लिए। अगर आप सरल लोलक का फॉर्मूला जानते हैं आवर्तकाल का, तो टी बराबर होता है 2π√L/g। आपको अगर ये चीज पता है, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, आप सुबह देख लेना क्लास, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? सुबह मैं क्लास लगवा लूंगा, जहां तक हो सकता है मैं लगवाता हूं। मैं चाहता हूं कि सब तक मेरा वीडियो पहुंचे, आप लोग है ना वीडियोस जरूर देखें, ठीक है? तो 2π, अब मुझे टी का रिलेशन किसके साथ निकालना है? जी इतना है तो टी इतना है, जी इतना हो जाएगा, टी कितना हो जाएगा, तो मुझे टी और जी के बीच में रिलेशन निकालना है। और टी और जी के बीच में रिलेशन ऐसे लिखा जा सकता है, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √g, ऐसे लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, अगर आपने थोड़ी फिजिक्स पढ़ी है तो आपने ऐसे भी पढ़ सकते हैं उसको, T1/T2, अगर आपने ऐसा कुछ सुना है, √G2/G1, है ना? अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो पहले का टाइम पीरियड कितना है? 10 सेकंड। बाद का टाइम पीरियड निकालना है। बाद में जी कितना हो गया है? जी प्लस ए। जी प्लस ए का मतलब ये हुआ कि जी है 10 मान लेते हैं, और ए कितना दे रखा है? 5। इसका मतलब जी प्लस ए की वैल्यू 15, और नीचे कितना होगा? 10, जी की वैल्यू 10। और इसको निकालेंगे तो T2 की वैल्यू निकलेगी 10/√1.5 सेकेंड। ये इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम उसके आवर्तकाल को बता सकते हैं। तो जरा देखो, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, फिर हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। जरा नोट डाउन कर लो, एक और क्वेश्चन करते हैं। मिटा दूं? चलो रिपीट, आकाश रिपीट करने वाला चीज क्या भाई? देखो, जब mg था, जब g था, यानी वेट उतना का g था जब, तब टाइम पीरियड कितना था? 10 सेकंड। जब g प्लस ए हो गया तो टाइम पीरियड बताना है, मतलब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो जी प्लस ए हो जाएगा। मैंने लिखवाई है सारी चीजें। तो टी कितना हो जाएगा? तो टी और जी के बीच में रिलेशन निकाल लिया, ऐसे लिख लिया उसको, 115 रख दिया। जी प्लस ए की वैल्यू कितनी होगी? 10 + 5 15, और नीचे 10 जी की वैल्यू, और इनको सॉल्व कर दिया। बहुत आसान है भाई, ठीक है। बहुत सारे लोगों का आंसर सही है विष्णु, बिल्कुल सही आंसर। फिर से एक और बार देखते हैं, ठीक है? एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वेट बदलता है, और हमें वेट कैसे बदलता है इस बात को हमने थोड़ा सा देखा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जरा लिखना एक और क्वेश्चन, जरा देखते हैं कि क्वेश्चन और क्या बन सकता है। लिखना, द रेशियो ऑफ एक सेकंड दीजिएगा। क्वेश्चन लिखना, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ अ पर्सन, हिंदी वालों के लिए,
किसी व्यक्ति के वजन का अनुपात, किसी व्यक्ति के वजन का अनुपात, पर्सन ऑफ रेशियो वेट ऑफ पर्सन इन स्टेशनरी एंड यूनिफॉर्म अपवर्ड मोशन, एक्सिलरेटेड मोशन। एक सेकंड देना, क्वेश्चन थोड़ा सा बना रहा हूं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। अपवर्ड एक्सिलरेटेड मोशन इज 3/2। तो मुझे बोला गया है कि 3/2 का मोशन है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। चलो भैया हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन, हिंदी मीडियम वाला देखते हैं। हिंदी मीडियम ये कह रहा है, हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी व्यक्ति के वजन का अनुपात रुकी हुई यानी विराम स्थिति और ऊपर जाती हुई त्वरित स्थिति में, ऊपर जाती हुई त्वरित स्थिति में 3/2 है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी आदमी का वजन निकाल रहे हैं, तो अगर रुका है वजन, आदमी रुका है तो उसका वजन है, मान लीजिए कुछ वजन है, और अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, ऊपर अगर लिफ्ट जा रही है, तो जब लिफ्ट ऊपर जा रही है किसी त्वरण से, तो उसके इन दोनों का अनुपात कितना है, 3/2 है। तो पूछा गया है कि ए की वैल्यू क्या रही होगी, इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जरा क्वेश्चन बहुत आसान सा है, बट दिमाग लगाओ, क्वेश्चन कितना होगा, आंसर बताओ मुझे कितना होगा। किसी का कोई डाउट हो तो पूछते जाना, ठीक है। 2g/3, ओके 2g/3 बताया है, ठीक है 2g/3, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, चलो कमेंट्स शो हो रहे हैं बेटा, सचिन सबके कमेंट्स हो रहे हैं, आप बता दो। थैंक यू शिवम, पढ़ते रहो, है ना। रिपीट क्वेश्चन है, देवा देख लो। किसी व्यक्ति के वजन का अनुपात विराम स्थिति और त्वरित ऊपर जाती हुई स्थिति में 3/2 है। आप हिंदी में समझ जाओ कि जब कोई चीज लिफ्ट रुकी है और जब लिफ्ट ऊपर चल रही है किसी त्वरण से, तो इन दोनों चीजों का वजन का अनुपात कितना दे रखा है, 3/2। तो मुझसे पूछा गया ए कितना होगा। बहुत इजी से क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका भी आसान है। अब देखो मुझे ये बोला गया है कि वजन जब लिफ्ट रुकी हुई होगी तब की स्थिति का, और जब लिफ्ट ऊपर जा रही होगी किसी त्वरण से तब की स्थिति का 3/2 है। इसका मतलब ये हुआ रुकी हुई है लिफ्ट तो वजन का अनुपात, और लिफ्ट जब ऊपर जा रही है यानी m × mg + ma, ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ, mg + ma। इन दोनों का वैल्यू कितना दिया गया है, 3/2 दिया गया है। और अगर इन दोनों की वैल्यू को दिया गया है तो मैं इसमें से m लेकर कॉमन काट दूं, नीचे बचेगा g + a बराबर कितना होगा, 3/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसकी वैल्यू बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। फिर भी सॉल्व कर देता हूं, 2g बराबर निकलेगा 3g + 3a, और यहां से निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2g - 3g = 3a। इसको सॉल्व करेंगे, -g = 3a, और यहाँ से a की वैल्यू निकलेगी -g/3। इसका मतलब वो रिटार्डेशन की स्थिति में -g/3 से जा रहा होगा। इस तरीके से इस आंसर को निकाल सकते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो बस आपको इतना क्वेश्चन का करना था। बंदर के केस में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि बंदर में रस्सी कब टूट जाएगी, तो एक क्वेश्चन मैं आपको बंदर का भी बता देता हूं। तो जरा देखते हैं क्वेश्चन कैसे लिखेंगे। चलो ठीक है, मिटा दूं, मिटा दूं। क्वेश्चन है, यदि किसी बंदर का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, यदि किसी बंदर का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है और वह किसी रस्सी पर चढ़ रहा है, और वह किसी रस्सी पर चढ़ रहा है, और वह किसी रस्सी पर चढ़ रहा है, रस्सी पर चढ़ रहा है। आपने रॉन्ग लिख दिया है किसी क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में रॉन्ग लिख दिया है। लास्ट में क्या लिख दिया है, g + a, तो ये हो जाएगा 2g, ये हो जाएगा 3g + 3a, ये हो जाएगा 2g - 3a बराबर 3a, तो ये हो जाएगा -g बराबर 3a, a बराबर हो जाएगा -g/3। कहीं गलती की है क्या भाई, देख लो। न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा कराओ बेटा, गौरव न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है मेरे पास बेटा, टॉपिक्स ही बहुत सारे हैं। ठीक है ठीक है
क्लास टाइम चेंज करो, क्लास टाइम चेंज हो जाएगा बहुत जल्दी, मैं भी चाहता हूँ क्लास टाइम चेंज हो तो हो जाएगा, ठीक है ना। आप अभी क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करो, क्वेश्चन समय हर एक टॉपिक पर मतलब जितने ही फॉर्मूलेज लगाऊंगा एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि हर एक फॉर्मूले पर कम से कम 3 से 4 न्यूमेरिकल होते रहे, तो इससे क्या होगा ना, एक चैप्टर में करीब 30-40 न्यूमेरिकल तो कराने चाहिए। सर लिफ्ट नीचे जा रही है, ठीक है। अच्छा लिफ्ट नीचे जा रही है, नहीं यार मैंने लिफ्ट ऊपर जाते हुए लिखवाई है, आप चेक करना मयंक, मेरे को लगता है मैंने लिफ्ट ऊपर जाते हुए लिखवाई है, तो आप कहीं गलती की हो, लिफ्ट ऊपर जाते वक्त, और लिफ्ट जब ऊपर जाएगी तो जी प्लस से हो जाएगा, नीचे नहीं जा रही है, मैंने लिफ्ट ऊपर लिखवाया है यार। चलो कोई बात नहीं, अगर मैंने गलती से लिफ्ट को नीचे जाते वक्त लिखवा दिया है तो आप जी माइनस ए पुट कर देना, बट मेरे को लगता है मैंने ऊपर ही लिखवाया है, ठीक है। चलो तो मैंने कहा अगर कोई बंदर जिसका द्रव्यमान 40 किलोग्राम है किसी रस्सी पर चढ़ रहा है, जो अधिकतम तनाव 450 न्यूटन सहन कर सकती है, जो अधिकतम तनाव 450 न्यूटन सहन कर सकती है, हाँ ऊपर जाते वक्त लिखवाया है मैंने यार, ठीक है, जो 450 न्यूटन सहन कर सकती है, तो इनमें से किसमें रस्सी टूट जाएगी, तो इनमें से किसमें रस्सी टूट जाएगी, तो आपको बताना है इनमें से किसमें रस्सी टूट जाएगी, तो इनमें से किस केस में रस्सी टूट जाएगी। पहला है अगर वह अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यदि वह एक समान वेग से ऊपर जा रहा हो, यदि वह एक समान वेग से ऊपर जा रहा हो, यदि वह 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जा रहा हो, यदि वह 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रहा हो, यदि वह 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के तुरंत से नीचे जा रहा हो, तो कहने का मतलब यह हुआ कि मुझे यह बताना है कि रस्सी इनमें से किस केस में टूट जाएगी। दोबारा से हिंदी में बोल देता हूं, यदि एक बंदर है जिसका द्रव्यमान 40 किलोग्राम है और वह किसी रस्सी पर चढ़ रहा है जो अधिकतम तनाव 450 न्यूटन सहन कर सकती है, तो इनमें से किस में रस्सी टूट जाएगी। तो पहला है यदि वह एक समान वेग से ऊपर जा रहा हो, यदि वह 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा हो, यदि वह 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा हो। ये चीज है, बहुत सारे लोगों ने बी आंसर दिया है, बी तो है बेटा, पर मैं चाहता हूं कि आप सब में वजन भी निकाल के बताएं कि वजन कितना होगा, तो आप वजन भी देख लें कि वजन क्या होगा, ठीक है। देखो कोई बात नहीं प्रीतम, आप कल देख लेना, कोई बात नहीं, मैं अपना वीडियो थोड़ा सा टाइम चेंज, बिल्कुल यार मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, मैं बिल्कुल टाइम चेंज कराने की कोशिश करूंगा, मैं चाहूंगा कि मेरा वीडियो थोड़ा दोपहर में ही लगे, है ना, जरूरी चीज़ है, मैं कोशिश करता हूँ प्रीतम, फिर भी तुम कल ये वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है ना। बाय 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 भाई बाय, कोई दिक्कत नहीं, कल देख लेना, कोई बात नहीं। नेट का इश्यूज है यार, रात शाम को होता है, वैसे भी ना शाम को ट्रैफिक ज़्यादा होता है, और जितने ज़्यादा मोबाइल्स वगैरह जो यूज़ होते हैं इतने सारा, तो ट्रैफिक की वजह से हो सकता है। क्लास टाइम चेंज करो, एग्जैक्टली मैं चाहता हूँ क्लास टाइम चेंज हो। अशोक मेरे को बात पता लग गई है, मैं करूँगा, ठीक है। अभी हम इस पर आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो मैंने कहा इन तीनों केस की बात करता हूं, तो मुझे इन तीनों में वजन भी निकालना है, तो समझना अगर वह एक समान वेग से ऊपर जा रहा होगा तो वजन कितना होता है एक समान वेग में, mg के बराबर, और mg के बराबर हुआ मतलब यहां पर कितना हुआ, 400 न्यूटन की टेंशन हुई। mg की यूनिट, वेट की यूनिट न्यूटन भी होती है। अगर ऊपर जा रहा होगा तो मुझे पता है ऊपर जाने पर वेट कितना होता है, mg प्लस ma, या मैं इसको ऐसे लिख दूं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, m इंटू जी प्लस ए, m इंटू जी प्लस ए का मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा मेरा 40, ये हो जाएगा 10 प्लस 5, ये हो जाएगा 15 छक्के 90, है ना, 15 छक्के 90 नहीं, ये हुआ 10 15 15 45 15 चौक 60, 600 न्यूटन, है ना। और लास्ट केस की बात करें तो अगर नीचे जा रहा होगा तो वजन कितना हो जाएगा, जी माइनस ए, अगर जी माइनस ए हो जाएगा तो फिर से लिखूंगा 40 इंटू 10 माइनस 5, जिसकी वैल्यू निकलेगी 5 चौक 20 यानी 200 न्यूटन। और आप पाएंगे कि रस्सी ये 600 न्यूटन 450 न्यूटन से ज्यादा है, वजन इससे ज्यादा बढ़ेगा तो रस्सी टूट जाएगी, मतलब इस केस में रस्सी टूट जाएगी, तो इसका आंसर सेकंड लगाना होगा, ठीक है ना। हाँ एग्जैक्टली ठीक है। नहीं बेटा फिजिक्स 11 बजे से जो टाइमिंग होता है वो जितेश सर का होता है, तो दूसरे टीचर फिजिक्स पढ़ाते हैं ना, तो मेरी क्लास नहीं है सुबह 11 बजे से। चलो ठीक है, मिटा दूं, थोड़ी देखिए थोड़ा सा आगे चलता हूं,
थोड़ा सा और थोड़े से इंटेलिजेंट चीज पे चलते हैं, थोड़े से अच्छी चीज पे। ये 2 कौड़ी के क्वेश्चन बंद करते हैं। चलो, अब हमारे पास जो केस आ रहा है वो है पुली। मैं चाहता हूं आज ये कंसेप्ट थोड़ा कंप्लीट हो जाए। पुली, पुली की बात आते हैं। देखो पुली क्या होती है। देखो बुक में बहुत सारे फॉर्मूले दिए हैं। फिर से कह रहा हूं, बुक्स के फॉर्मूले याद नहीं करने हैं आपको, बस एक ही फॉर्मूला याद करना है, वो है फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। सारे क्वेश्चन ए टू जेड क्वेश्चन मैं इसी फॉर्मूले से कराऊंगा, ठीक है। तो आप कोई भी चीज मत रटना, कंसेप्ट वाली चीज है बेटा। कंसेप्ट समझ गए तो ये शॉर्ट ट्रिक वॉट ट्रिक और जो चीज बनाते हैं ना, फॉर्मूले वॉर्मूले बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो पुली मतलब होता है गिरनी। पुली हमारे पेपर में नेवी हो, एसएसआर हो, डबल ए हो, या फिर आप एनडी की बात करो या एयरफोर्स की बात करो, तो हम लोग यूज करते हैं सिंगल पुली सिस्टम। सिंगल पुली सिस्टम का मतलब जिसमें एक गिरनी होती है। अगर हम आईआईटी जेई में जाएं तो जेई के पेपर में हो सकती है कि आपको डबल पुली सिस्टम या ट्रिपल पुली सिस्टम देखने को मिल जाए, पर हमारे पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, ना ही हमारी किताबों में है, ना ही हमारे पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि डबल पुली सिस्टम को सॉल्व करने में थोड़ा समय लगता है, 2-3 मिनट का समय लगता है। ये पेपर एक बार में सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है ना। चलो हम क्वेश्चंस को लेकर आ रहे हैं, ध्यान से समझते जाना। क्वेश्चन के टाइप बताता हूं पहले कि कितने टाइप के क्वेश्चन बनता है। पहला टाइप का क्वेश्चन है, मुझसे बोला गया है कि ये 5 किलोग्राम का मास है और मुझसे बोला गया है ये गिरनी में 10 किलोग्राम का मास है। मुझसे पूछा गया है फाइंड एक्सीलरेशन के ए कितना होगा, त्वरण बताना है मुझे कितना होगा। पहला क्वेश्चन। अरे काय का डेंजरस यार, 2 कौड़ी की चीज को डेंजरस बता रहे हो। अब बात करते हैं सेकंड की। एक ये क्वेश्चन ल्यूसेंट की बुक में डाल रखा है, तो जो लोग ल्यूसेंट की बुक फॉलो करते हैं वो इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। 3 किलोग्राम और मुझसे बोला गया है 2 किलोग्राम। पेपर उस वाली किताब में, ल्यूसेंट वाली बुक में सिर्फ फाइंड ए पूछा गया है, पर आप ए भी बताइएगा, T1 भी बताइएगा और T2 भी बताइएगा। टेंशन, टी मतलब होता है टेंशन। क्या चीज है मैं आपको बता दूंगा। टेंशन ये T1 है और यहां पर टेंशन मान लेते हैं T2 लग रही है। टेंशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, जरा देखते हैं। जब भी हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, एक बात मेरे को समझ में आनी चाहिए कि F बराबर होता है m इंटू ए। F बराबर m इंटू ए। जब मैं एक्सीलरेशन त्वरण निकाल रहा हूं तो आपका सबसे पहला काम यह होगा कि आप ये बताएं कि ए निकालना है, तो ए का फॉर्मूला मेरे पास एक ही है और मैं फिर से कह रहा हूं फॉर्मूले याद मत कीजिएगा किसी भी किताब के। ए बराबर होता है F अपॉन एम। आप इस फॉर्मूले को ही याद रखें ए निकालने के लिए। F बराबर m इंटू ए को याद रखें, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है। अब क्या करना है आपको यह पता है कि अगर मैं इस 5 किलोग्राम की बात करूं तो ये तो मास है और मुझे पता है वेट यानी वजन, वेट जो लगता है वो नीचे लगता है। क्या अगर मैं इसका mg लिखूं तो मैं इसको डायरेक्टली 50 लिख सकता हूं। देखो mg, g होता है 9.8, अगर मैं 10 मान लूं तो ये कितना हो जाएगा 50, तो मैं इसको 50 लिख दूं। ये कितना हो जाएगा तो मैं इसको लिख दूं 100। आपको समझ में आनी चाहिए, ये भी न्यूटन है और ये भी न्यूटन है। ये क्या है, वेट है। वेट मतलब होता है 100 न्यूटन, यहां बचा और यहां 50 न्यूटन हुआ। अब मैंने कहा mg इतना लगा। अब मेरी बात समझना, मुझे पता है a बराबर होता है f अपॉन एम, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a बराबर एफ नेट अपॉन एम टोटल, क्योंकि एक से ज्यादा फोर्सेस है, एक से ज्यादा बल है और एक से ज्यादा द्रव्यमान भी है, तो मैंने एफ नेट अपॉन एम टोटल कर लिया। अब क्या करना होता है, एफ नेट का मतलब ज्यादा में से कम वाला बल माइनस करना है। अब आप ध्यान देना, ये 10 किलोग्राम की पुली कहां जा रही होगी नीचे, ये 5 किलोग्राम की पुली कहां जा रही होगी ऊपर। ज्यादा में से कम वाला माइनस करूं, एफ नेट ज्यादा में से कम वाला माइनस करूं तो मैं लिखूंगा 100 माइनस 50 अपॉन मास का टोटल। 5 और 10 कितना हुआ 15, तो इसका आंसर कितना निकल कर आया, तो आप लिखेंगे 50/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकलेगी 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस तरीके से हम त्वरण कैलकुलेट करते हैं। आपकी किताब में इतनी डिफिकल्टी दे रखी है। अब ये तो क्वेश्चन का सिंपल सा तरीका है, तो आप mg निकाल लें। mg निकालने के बाद आप इनके फोर्सेस को माइनस कर दें और इस तरीके से क्वेश्चन को निकाल लें। इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करता हूं। तो ध्यान से देखना, ये मेरा करने का तरीका होता है। अगर मुझे ये चीज पता है तो मैं एक्सीलरेशन तो निकाल सकता हूं बहुत आसान से। अब आती है मेरे पास टेंशन की बात, तनाव। टेंशन आखिर होता क्या है, टेंशन के बारे में थोड़ी सी चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है।
आप इसको नोट डाउन जल्दी से अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए। इसका ए जल्दी से निकाल लीजिए, T1 T2 मैं आपको निकाल के बताता हूं कि कैसे निकालेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, वीडियो रुक रही है योगेंद्र, तो आप एक काम करो, थोड़ा सा वीडियो को ज्यादा कल देख लेना या फिर इंटरनेट स्पीड को जरा चेक करो, कुछ ना कुछ इश्यू होगा, है ना। तो मेरे पास ये दो चीजें निकल कर आई। अब मैं ए निकाल चुका हूं, ए को मैं फिर से निकाल के बताऊंगा इस वाले में, लेकिन आप फिर से एक बार कोशिश कर लो ताकि मैं थोड़ा सा टेंशन समझा सकूं कि टेंशन होती क्या है, और जो लोग अरिहंत की किताबों को फॉलो करते हैं उनका भी कंसेप्ट बता दूं, ठीक है। देखो, टेंशन यानी होता है तनाव, टेंशन यानी होता है तनाव, और टेंशन और फोर्स बल एक ही बात है। टेंशन या बल एक ही बात है, इसकी भी यूनिट कितनी होती है, न्यूटन ही होती है। अगर मैं कहूं कि एक रस्सी है, एक टेबल है, और इस टेबल पर मैंने कोई वस्तु रखी हुई है, और इस वस्तु को मैंने एक रस्सी से, पतली सी रस्सी से बांधा है, इसका वजन मान लेता हूं 10 किलोग्राम, और इसमें मैं फोर्स लगा रहा हूं, मान लीजिए 50 न्यूटन का बल लगा रहा हूं। मुझसे किसी ने पूछा कि बताइए इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी, तनाव कितना होगा। तो बेटा तनाव मतलब क्या होता है, तनाव किसी डोरी में आने वाली, जैसे अगर मैं रस्सी को ऊपर से बांध दूं और तार को बांध दूं तो तार जो होगा वो खिंच जाएगा, तो उस तार के अंदर क्या आएगा, खिंचाव आएगा, है ना। तो उसी खिंचाव को हम बोलते हैं टेंशन। जब हम किसी इसकी बात करते हैं तो अगर ये जो स्ट्रिंग है, इसको स्ट्रिंग कहा जाता है, इसको तार कहा जाता है, रोप कहा जाता है, तो अगर ये स्ट्रिंग मासलेस स्ट्रिंग है, मासलेस की मतलब होता है जिसमें कोई द्रव्यमान नहीं मानते, द्रव्यमान नहीं माना जाए, तो अगर आप द्रव्यमान नहीं मानकर चलते हैं, मास नहीं मानकर चलते हो, तो हर एक बिंदु पर टेंशन इज सेम, यानी हर एक बिंदु पर टेंशन हमेशा सेम होगी, यानी तनाव जो होगा वो हमेशा एक बराबर होगा। यानी अगर मैं इस वाले पॉइंट पर टेंशन बताऊं, इस वाले पॉइंट पर टेंशन बताऊं, इस वाले पॉइंट पर टेंशन बताऊं, तो ये सभी तनाव हमेशा बराबर होंगे। और टेंशन यानी तनाव हमेशा रस्सी से अगर बल इस तरफ लगता है तो नाव हमेशा वस्तु से बाहर की तरफ लेते हैं, और तनाव की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। लेकिन तनाव हर एक बिंदु पर बराबर होगा, लेकिन ऐसा सिर्फ तभी संभव है जब सब जगह पर मासलेस स्ट्रिंग मानी जाए, मतलब हम इतना ज्यादा द्रव्यमान ना माने, हम मानकर चलें कि उसका मास बहुत कम है। अगर रोप का मास बहुत कम होगा तो रस्सी में एक ही चीज होगी। अब मैंने क्या कहा, यहां पर लगने वाला टेंशन या यहां पर लगने वाला टेंशन, दोनों टेंशन क्या होंगे, बराबर होंगे। याद रख लीजिए, रट्टा मार लीजिए कि एक रस्सी होती है तो एक ही टेंशन होता है, एक रस्सी होती है तो एक ही तनाव होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये पुली एक ही रस्सी से जुड़ी हुई है तो हर बिंदु पर लगने वाली टेंशन जो होगी वो हमेशा बराबर होगी, यानी हर एक बिंदु पर तनाव जो होगा वो हमेशा बराबर होगा। तो मैं टेंशन जब T1 और T2 निकालूंगा तो मेरे पेपर में, मेरे क्वेश्चन में अगर आए तो मैं T1 को हमेशा T2 के बराबर लिखूंगा। लेकिन फिर से कह रहा हूं, ये सिर्फ तभी संभव है जब मास लेस स्ट्रिंग होती है, यानी द्रव्यमान नाम की चीज नहीं होती है। जब द्रव्यमान नाम की चीज नहीं होती है तब हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, इसको मान सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन बनने के लिए बात करें तो बस इतनी सी ही बात निकल कर आती है। जरा देखना, एक और बात देखते हैं। इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूं, इसको मैं दोबारा लिख दूंगा, ठीक है। 3, 2, T1 T2, ठीक है। अब अगर मैं टेंशन की ही बात लेकर आ रहा हूं तो तनाव की बात करें तो एक और। अब मैंने क्या किया, मैंने फिर से इसी रस्सी को फिर से बांध दिया और मैंने कहा अब की बार इसमें 50 न्यूटन का बल लगा दिया। अब मुझसे किसी ने बोला ये 10 किलोग्राम की है। अब मुझसे पूछा कि बताओ टेंशन कितनी होगी, तनाव कितना होगा। अब की बार मुझसे ये बोला गया है कि टेंशन है मतलब तनाव है, तो अगर इसमें ये है तो मुझे पता है टी लगेगा इस साइड। लेकिन अगर इसमें द्रव्यमान है, अगर इसमें द्रव्यमान है, अब की बार द्रव्यमान को माना जाए, अगर आपने द्रव्यमान को माना है, नेग्लिजिबल नहीं है, माना जाए, तो आप टेंशन अलग तरीके से निकालेंगे उस पॉइंट पर। तो हर एक बिंदु पर, जैसे यहां पर अगर टेंशन T1 है, यहां पर टेंशन T2 है, यहां टेंशन T3 है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होंगी। T1 कभी भी T2 कभी भी T3 के बराबर नहीं होगा। बेटा फिजिक्स बहुत इजी है, इस बात को आप समझ लीजिए। तो ऐसा तब स्थिति में आता है जब हर एक टेंशन तब बराबर नहीं होगी जब वो उसमें मास माना जाएगा, द्रव्यमान जाना जाएगा। अरिहंत की किताब में एक क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है।
और उसमें यह पूछा गया है कि बताइए किसी रस्सी से, अगर रस्सी 5 मीटर की है, इस 5 मीटर की रस्सी मान लो, तो इससे 1 मीटर की दूरी पर कितना टेंशन होगी, कितना तनाव होगी। ऐसे किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। टी बराबर फॉर्मूला होता है टी बराबर एफ इंटू जितने फोर्स से खींचा गया है इंटू 1 माइनस एक्स बाय एल, इसका रिलेशन होता है। बता देता हूं एक्स कितना है। जैसे अगर मैं T3 निकाल रहा हूं तो T3 का मतलब एक्स कितना हुआ, इतना। टोटल लेंथ कितनी है, लेंथ मतलब टोटल रस्सी की लेंथ, ये वाली लेंथ, ये एल हो गई। तो इस तरीके से मैं किसी भी बिंदु पर टेंशन बता सकता हूं कितनी होगी ये। लेकिन टेंशन किसी रस्सी में अलग अलग हो सकती है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब इसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो। लेकिन अगर द्रव्यमान नहीं माना जाएगा तो एक रस्सी होगी तो एक ही टेंशन होगी। पुली में हम ये मानकर चलेंगे कि रस्सी एक ही है और वो फ्रिक्शनलेस पुली है, यानी घर्षण रहित पुली है, तभी हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आपके अरिहंत के एक किताब का क्वेश्चन एक सॉल्व हो जाएगा इस वाले कंसेप्ट से। हम जो क्वेश्चन कर रहे थे हम उस पर दोबारा से आते हैं, ठीक है। जरा देखना, हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उस पे हम दोबारा से पहुंचते हैं। और क्वेश्चन ये था x क्या होता है बेटा, x दूरी होती है, जिस बिंदु पर आप टेंशन निकालना चाहते हो उस तक की दूरी है। अगर आप यहां तक निकालना चाहते हो तो x इतना हो जाता है, यहां तक निकालना चाहते हो तो x इस तक हो जाता है। तो मतलब जितना भी, जैसे मैंने कहा 5 मीटर इसकी लंबाई है रस्सी की और मैं वस्तु से 1 मीटर की दूरी पे निकालना चाहता हूं तो x कितना होगा, 1 मीटर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से x मतलब कितना दूरी पे आप निकालना चाहते हो, 5 मीटर की रस्सी में कितना दूरी पर, तो इस तरीके से बता सकते हैं। हम जो पुली की चीज सॉल्व कर रहे थे उसमें दोबारा से पहुंचते हैं। हमने देखा कि 3 किलोग्राम ये था और मैंने कहा था 2 किलोग्राम ये है, 3 किलोग्राम ये है, 2 किलोग्राम ये है। और मैंने आपसे कहा था कि टेंशन T1 मैंने शायद यहां लिखा था और T2 मैंने यहां लिखा था, यही था मेरा। x कैसे निकालेंगे बेटा x पेपर में दे रखा होगा, क्वेश्चन ऐसा है, आप क्वेश्चन सॉल्व करो अरिहंत की किताब में, क्वेश्चन एक ही डाल रखा है। ये पूछा है कि अगर 5 मीटर की लेंथ होगी, 5 मीटर की रस्सी की लंबाई है, तो बताइए 1 मीटर वस्तु से दूरी पर कितना होगा। तो आप x बराबर 1 मीटर ले लेना, फोर्स दिया रहेगा, सब कुछ वैल्यू रख देना, टेंशन निकाल देना, क्या दिक्कत है, बहुत आसान है। चलो अब मुझे निकालना है इस वाले में, फिर से हम आते हैं। ए निकालने का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, वो है एफ नेट अपॉन एम टोटल। हमने कहा ठीक है जी, वस्तु इस तरफ उस तरफ जा सकती है क्या, आपने बोला बिल्कुल, पुली ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है, ठीक है जी। हमने कहा ठीक है, तो अगर ऊपर नीचे जा सकती है तो ये हो जाएगा मेरा 30 न्यूटन, ये हो जाएगा मेरा 20 न्यूटन, ये मुझे पता लग रहा है। पुली किस तरफ जा रही होगी, तो 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है तो ऊपर जा रही होगी, 2 कम पड़ गया, सॉरी मैंने गलती कर दी, 3 किलोग्राम ज्यादा है तो नीचे जा रही होगी, 2 किलोग्राम कम है तो ये ऊपर जा रही होगी। ए बराबर हुआ एफ नेट अपॉन एम टोटल, यानी 30 में से ज्यादा में से कम वाला माइनस करता हूं, यानी 30 माइनस 20 अपॉन एम टोटल, 3 2 5, इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ जी, क्या पढ़ रहा हूं कमेंट, अच्छा कमेंट ना पढ़ूं, ठीक है। चलो तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं टेंशन पर। देखो टेंशन कैसे निकालते हैं। अगर मुझे कभी T1 निकालना है, T2 किलोग्राम के साइड पर, किसी की भी साइड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम निकलेंगे भी। अगर मान लो मुझे T1 या T2 निकालने हैं, मैंने कहा अगर मुझे T1 निकालना है तो मुझे इससे मतलब होगा, T2 निकालना है तो मुझे इससे मतलब होगा। अब बात करते हैं T1 और T2 की। जिसको निकालना होता है उसी से मतलब होता है और किसी से मतलब नहीं होता। हाँ, नेवी के पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं SSR में। तो अगर मुझे T1 निकालना है तो T1 कैसे निकालेंगे, T1 मतलब टेंशन, और टेंशन के लिए फॉर्मूला, टेंशन क्या है, फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला F बराबर M इंटू ए, F बराबर M इंटू ए। तो अगर मैं T1 निकालूं तो कितना होगा, तो मुझे पता है F बराबर क्या होता है, F नेट बराबर M इंटू ए। आपकी बार तो मास एक ही है, T1 निकालना है तो इससे मतलब है, तो ध्यान से देखना, अगर इससे मतलब है तो ये कहां जा रहा है, ऊपर, ऊपर जा रहा है तो T1 ज्यादा होगा या 20 ज्यादा होगा, तो आप बोलेंगे सर T1 ज्यादा होगा। T1 ज्यादा होगा इसका मतलब F नेट की बात करूं तो कितना लिखूंगा, T1 माइनस 20, और बराबर इससे ही मतलब होगा, इसी से मतलब है बस फिगर से, M A हम निकाल चुके हैं कितना, 2, इसकी वैल्यू 2 निकल कर आई। इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा 24 न्यूटन, ये मेरा T1 निकला।
अगर मैं T2 निकालूं तो कितना निकलेगा, तो जरा देखते हैं। T2 हमारा सेम आना चाहिए, अगर हमारा सेम नहीं आएगा तो आंसर गलत होगा। तो जरा T2 निकालते हैं। अगर मैं T2 निकाल रहा हूं तो मुझे ये देखना पड़ेगा पुली किस साइड जा रही है। तो हमने फिगर में पहले ही निशान लगाया, ये नीचे जा रही है, वजन ज्यादा है तो नीचे जाएगी ये वाली। तो नीचे जा रही है तो मतलब 30 ज्यादा है, T2 कम है। अगर 30 ज्यादा है, T2 कम है, तो मैं लिखूंगा 30 माइनस T2। 30 ज्यादा है, T2 कम है, क्योंकि नीचे जा रही है, नीचे जा रही है मतलब 30 ज्यादा। 30 माइनस T2 बराबर M। M कितना है 3, A कितना है 2। इसको निकालोगे तो ये भी निकल कर आएगा 24 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रस्सी एक होती है तो टेंशन एक होती है। इस तरीके से हम इस तरीके से निकाला। T1 ज्यादा होगा, नहीं समझा। T1 ज्यादा होगा, नहीं समझा। अच्छा क्यों नहीं समझे, मैं आपको बता देता हूं। एक बात बताओ, एक पुली है और एक तरफ 3 किलोग्राम लटका है, एक तरफ 2 किलोग्राम। तो सोच के देखो, 3 किलोग्राम ऊपर जाएगा या 3 किलोग्राम नीचे जाएगा। 3 किलोग्राम जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, 2 किलोग्राम ऊपर की तरफ जाएगा। तराजू में जिसमें वजन ज्यादा होता है वही तो नीचे जाता है। तो वजन किसका ज्यादा है, 3 किलोग्राम का, तो ये नीचे जा रहा होगा। 2 किलोग्राम का वजन कम होगा तो ऊपर जाएगा। तराजू की तरह समझ लो, सीधी सी बात है, ऊपर जा रहा होगा। जब ऊपर जा रहा होगा तो T1 ज्यादा होगा। ये तो थोड़ी देर पहले जाना ही है, ठीक है ना। चलो, हाँ हेलो सतीश, ये क्वेश्चन था। चलो आपके लिए क्वेश्चन दे देता हूं, जल्दी से मुझे आंसर दे दो। मुझे थोड़ा कंसेप्ट को चेंज करना है और थोड़ा डिफिकल्ट पैटर्न डालना है। हो गया मेरे ख्याल से आपका, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन का जल्दी से आंसर देना मुझे। क्या होगा, हो सकता है वैल्यूज, मैं क्वेश्चन बना रहा हूं तो थोड़ा सा हो सकता है आपकी वैल्यू थोड़ी अटपटी सी आए, लेकिन आप करना। मैंने लिखा ये 5 किलोग्राम है, ये 8 किलोग्राम है, मुझे सोचकर बताना। आप वैल्यू कोई बात नहीं, पॉइंट में मां भी निकालो, कोई बात नहीं। 5 8 5 13 और 9 किलोग्राम, 9 5 14, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है कि बताइए इसमें A कितना होगा, T1 कितना होगा और T2 कितना होगा। जरा मुझे सोचकर जल्दी से आंसर दीजिए, निकालकर जल्दी से आंसर दीजिए कि फाइंड A कितना होगा, T1 कितना होगा और T2 कितना होगा। तीनों वैल्यूज आपको निकालनी है। जरा जल्दी से क्वेश्चन करो, मुझे आंसर बताओ। लिखा नहीं था सर, ठीक है लिख लो यार, कितना। अच्छा ये लिखा नहीं था, वीडियो वो कर लेना दोबारा से रिवाइंड, क्या दिक्कत है। जल्दी से आंसर लिखो, वीडियो रिवाइंड कर लेना, पीछे कर लेना, कोई बात नहीं। मेरे कंसेप्ट समझ लो, जल्दी से आंसर बताओ यार। इतना टाइम नहीं लगता है क्वेश्चन करने में, देख के आंसर होते हैं। जल्दी बताओ, मेरे साथ इतना टाइम लगा रहे हो यार। यस एग्जैक्टली बेटा, T1 और T2 हमेशा सेम होगा इसके केस में। अगर पुली, अगर बोला गया है कि मासलेस स्ट्रिंग, और ऐसा हमेशा बोला जाता है, अगर मास नहीं है तो दैट मीन्स T1 T2 हमेशा बराबर होंगे। अगर मास ज्यादा होगा स्ट्रिंग का तो हम नहीं कर सकते। A 40/14, ओके 40/14 A, तो आपने A की वैल्यू बताई है 14/40 है ना, 40/14, ठीक है। चलो T1 T2 की वैल्यू बताओ, T1 T2 कितना होगा। मयंक का क्या है सर, फिजिकल वर्क में ज्यादा एनर्जी यूज होती है मेंटली वर्क में। बेटा दोनों ही एनर्जीज डिफरेंट है, फिजिकल एनर्जी अलग है, मेंटली वर्क अलग है। दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते यार। मुझसे कोई पूछे भैया ऐसे कैसे कंपैरिजन कर दोगे भैया, आपने बोला भैया लड़की ज्यादा इंटेलिजेंट है, लड़का ज्यादा, हम कैसे बता देंगे यार। मेंटली से डिफरेंट, मेंटली को नापोगे कैसे कि कितनी काम किया है। चलो तो हमने कहा A T1 T2 कहाँ हुआ है, तो जरा मेरे को A निकालो। A बराबर होगा, ये कितना हो जाएगा 90, जल्दी जल्दी समझना 90, ये कितना होगा 50, ज्यादा में से कम वाला माइनस 90 माइनस 50 अपॉन M टोटल 5 9 5 14, इसकी वैल्यू निकलेगी 40/14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा 2.8 एंड, ठीक है 2.8 एंड 64 बताया, ठीक है। T1 T2 निकालते हैं कितना होगा। T1 निकालना है तो इससे मतलब है, जरा देखते हैं। T1 दोनों सेम ही आएंगे तो मैं एक ही निकाल देता हूं। फॉर T1 की बात करें तो ये 5 किलोग्राम है, ये 9 किलोग्राम है। 9 किलोग्राम वाला नीचे जाएगा, 5 किलोग्राम वाला ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा मतलब T1 ज्यादा होगा। T1 माइनस 50, F बराबर M इंटू A। M कितना है 5, A कितना निकाला है 40/14। इसको सॉल्व करना, आंसर निकालना कितना होगा। तो T1 की वैल्यू निकल कर आएगी 5 चौक 20, 200/14 प्लस 50, ये वैल्यू निकल कर आएगी। इसको और सॉल्व कर लेना। T1 की वैल्यू कितनी निकाले हो मुझे बता दो डायरेक्टली। T1 की वैल्यू कितनी निकली है जरा बता दो मुझे। 40/14 को और सॉल्व कर लेते तो ठीक रहता यार, क्या करते हो। चलो 64 बता रहे हो आप, देख लेना 64 निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, और चेक कर लेना। T1 और T2 हमेशा सेम निकल कर आएंगे। T2 निकालना होगा तो क्या इक्वेशन बनेगी, मैं इक्वेशन भी बना देता हूं। ये नीचे जा रहा है मतलब 90 माइनस T2 बराबर M कितना है 9, A कितना है 40/14, यहां से T1 T2 निकला है। राम राम भाई राम राम,
ये मेरे T1 और T2 के क्वेश्चन से। तो हमारी सीधी सी बात निकल कर आई है कि पुली ऊपर और नीचे जा सकती है, तो हमने mg निकाल लिए और इस तरीके से हमने a और T1 T2 निकाल दिए। आपके क्वेश्चन पेपर में जितनी भी आपकी बुकलेट्स हैं उसमें पुली के क्वेश्चन हो जाएंगे, परंतु अब हम क्वेश्चन को पुली में ही थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है, जितना भी निकल रहा है बेटा। ठीक है, चलो ल्यूसेंट और अरिहंत दोनों किताबों का एक क्वेश्चन लेकर आते हैं। कंसेप्ट समझ लो, पेपर में न्यूमेरिकल्स फॉर्मूले याद नहीं रखे। आप बुक में जाओगे तो आप ऐसा देखोगे, बुक में बहुत सारे फॉर्मूले दे रखे हैं पुली के, आप देखना आज जाकर T1 के भी अलग T2 के, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं निकालना पड़ता। जो ऊपर जाएगा उसी पर टेंशन, एग्जैक्टली जो ऊपर जाएगा मतलब उस तरफ की टेंशन ज्यादा होगी, सीधी सी बात है, उस तरफ का फोर्स ज्यादा हो गया। ठीक है, 450/7, ठीक है, जितना भी निकला है, हो सकता है मैंने गलत निकाल दिया, देख लेना, 450/7, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जो लोग ल्यूसेंट और ये फॉलो करते हैं, आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला गया है कि एक पुली है, बांधी हुई है पुली, ये 2 किलोग्राम दे रखा है, ये 5 किलोग्राम दे रखा है, और मुझसे पूछा है फाइंड ए, एक्सेलरेशन कितना होगा। जो लोग बुक फॉलो करते होंगे उन लोगों को जरूर मिल जाएगा ये क्वेश्चन। अरे बुक में समझने की जरूरत ही नहीं बेटा हिमांशु, आप देखो ये बुक का क्वेश्चन है और ये देखोगे आप बुक में बहुत डिफरेंट बड़ा मेथड दे रखा है, मेथड की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, और ये बोला गया है कि ये वस्तु यहां खिंच रही है 100 न्यूटन से। ये क्वेश्चन है आपकी ल्यूसेंट के बुक का होगा, हो सकता है मेथड थोड़े डिफरेंट हो गए हों, ठीक है ना। चलो ठीक है, देखते हैं, ठीक है। अब बात समझो, हमें क्या निकालना है, ए। एक्सेलरेशन मतलब वस्तु जहां जा सकती है, जहां मूव कर सकती है, जहां वस्तु जा सकती है। सोच के आंसर देना, क्या ये वाला 2 किलोग्राम ऊपर या नीचे जा सकता है क्या? ये 2 किलोग्राम ऊपर और नीचे जा सकता है, तो आप बोलेंगे 2 किलोग्राम तो मूव ही नहीं कर सकता, और भैया 2 किलोग्राम वाला चीज ऊपर या नीचे जा नहीं सकती, तो यहां mg निकाल कर करोगे क्या? ए तो हमें वो फोर्स माइनस करने होते हैं जहां वस्तु जा सकती है। पुली में दोनों साइड वस्तु जा सकती थी, इसलिए हमने दोनों के फोर्सेस को माइनस किया था। वस्तु जहां जा सकती है वहां के बल से मतलब होता है, वस्तु जहां जा सकती है उसके बल से मतलब होता है। यानी ये तो जा सकता है नीचे ऊपर, ठीक है भैया, ये जा सकता है, इतना ध्यान रखो, अगर ये जा सकता है तो ये कितना हो गया 50। ये तो जा नहीं सकता तो मुझे कोई मतलब, लेकिन ये यहां तो जा सकता है, और यहां तो पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा है 100 न्यूटन। जो जहां जा सकता है वहां का फोर्स लिखना होता है। जैसे इसमें ये ऊपर नीचे जा सकता था तो मैंने 50 न्यूटन निकाला, ये इस साइड जा सकता है, ये ऊपर नीचे जा नहीं सकता, तो इधर का फोर्स से मतलब नहीं है। और अगर मैं यहां से ए निकालूंगा तो ए बराबर होगा एफ नेट अपॉन एम टोटल। फिर से वही बात निकलेगी, एफ की बात करूं तो एफ कितना होगा 100 माइनस 50, एम टोटल की बात करूं तो कितना होगा 2 और 5 7, इसकी वैल्यू निकलेगी 50/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बुक का मेथड क्या है, मैं बुक के मेथड को भी बता देता हूं। बुक में क्या बोल रखा है, बुक में ये बोल रखा है कि भैया एक चीज है, बुक में बोला है कि अगर रस्सी एक है तो टेंशन एक है। बुक में क्या मेथड यूज किया मैं आपको बता दूं, जब आप बुक्स लगाओगे तो आपको समझ में आएगी चीज। मुझे इतनी बात समझ में आ रही है कि अगर मेरे को टेंशन यहां T1 होती, मान लो अगर T1 यहां टेंशन है, यहां T2 है, तो मुझे पता है कि दोनों तरफ की तनाव टेंशन तो सेम होती है। तो बुक में क्या किया है, इस तरफ की टेंशन निकाली है, और टेंशन कैसे निकाली है, इस तरफ वस्तु जा रही है तो 100 माइनस T1 बराबर m इंटू ए, ज्यादा में से कम वाला माइनस, यानी 100 माइनस T1 बराबर m इंटू ए। टेंशन T1 निकाली और फिर T2 निकाली, T2 की बात करें तो ये ऊपर जाएगा तो T2 माइनस 50 बराबर m इंटू ए, और T1 ने T2 को बराबर कर दिया है। फिर इक्वेशन सॉल्व किया और फिर जाकर सॉल्यूशन निकाला है। तो आप बुक जरूर करना, आपको ये बुक में मेथड मिल जाएगा, परंतु मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा कि ये मेथड को कभी भी फॉलो करो। आप इसी मेथड को फॉलो करो जो मैं कराता हूं, ए बराबर एफ नेट अपॉन एम टोटल, कोई फॉर्मूला नहीं लगता, क्वेश्चन को और डिफिकल्ट करता हूं। और देखते हैं कि ये मेथड कहां तक लगाओगे आप। देखो जरा क्वेश्चन को, क्वेश्चन है, मैं पहले कंसेप्ट बताता हूं फिर आपको छोटी सी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, ठीक है। पहले कंसेप्ट बताता हूं कि क्वेश्चन कंसेप्ट से हुआ क्या है। वस्तु जहां जा सकती है उस तरफ का फोर्स। क्वेश्चन है, दो किलोग्राम 5 किलोग्राम, फिर से पूछा है फाइंड ए, इसकी वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री।
शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ बेटा, पहले कंसेप्ट तो जान ले, हम कंसेप्ट तो जान ले थोड़ा सा ना, बिना कंसेप्ट के शॉर्ट ट्रिक थोड़ी ना बनती है। बता दूं उसको थोड़ी देर के लिए ना, ठीक है। हमने फिर से वही बात की, जहां वस्तु जा सकती है उस तरफ के फोर्स से मतलब है। अब देखना, ये वस्तु नीचे या ऊपर जा सकती है, और जब ये नीचे या ऊपर जा सकती है तो मुझे पता है भैया यहां तो mg आएगा यानी 50। ये वस्तु यहां नहीं जा सकती, कोई नहीं, लेकिन वस्तु यहां तो जा सकती है, तो मुझे कैसे भी करके ये वाला फोर्स निकालना है। और ये फोर्स कैसे निकालूंगा, मुझे इसी पे ध्यान देना है, क्योंकि वस्तु इस तरफ जा सकती है। ध्यान से देखना, अगर वस्तु इस तरफ जा सकती है तो इस तरफ का बल कैसे निकालें, फोर्स कैसे निकालें, बल कैसे निकालें। ध्यान से देखना, मैं कंसेप्ट बताता हूं कि कंसेप्ट क्या यूज होता है। अगर ये 30 डिग्री है तो आप एक बात समझना, ये 2 किलोग्राम है, ठीक है, मास है इसका 2 किलोग्राम। मुझे पता है, मैंने आपको कल भी बताया था, mg हमेशा ग्राउंड की तरफ लगता है, तो अगर ये 2 किलोग्राम है तो ये कितना होगा, 20 होगा, 20 न्यूटन होगा। मेरी बात समझ में, mg की वैल्यू कितनी होगी, 20 न्यूटन। मैं लिख भी देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया mg, और mg की वैल्यू कितनी है, 20। अगर ये mg है, ध्यान से देखना, अगर ये mg है तो रिपीट कर दूं इसमें, रिपीट, चलो मैं बता रहा हूं। एक पुली बना रखी है, ये 2 किलोग्राम का है, ये 5 किलोग्राम का। क्वेश्चन पूछा है कि बताइए इसका त्वरण कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा। आप ये समझ रहे होंगे कि mg तो हमेशा यहीं लगता है, नीचे स्ट्रेट टू द ग्राउंड। अगर mg इतना लग रहा है और मुझे बताना है कि इस तरफ फोर्स कौन सा आएगा, क्योंकि वस्तु इस तरफ जा सकती है, इसको निकालने के लिए मुझे इसे 2 कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। क्या कंपोनेंट है, आप क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर डालेंगे ऐसे। अगर ये 30 डिग्री है तो इस बात को याद रखना कि ये भी हमेशा और हमेशा 30 ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं, पर आप याद रखिए ये हमेशा 30 ही होगा। तो अगर ये 30 है तो ये भी हमेशा 30 होगा। mg कितना है, 20, तो थीटा के साथ वाले को हम क्या लिखते हैं, मैं लिख सकता हूं 20 cos 30 लिख सकता हूं। और इस साइड वाले की बात करूं तो इस साइड वाला कितना होगा, 20 sin 30। हाँ बेटा, मैं रिपीट कर दूंगा शांक, थोड़ा सा मेरे को टाइम दो, मैं रिपीट कर दूंगा, या फिर आप वीडियो को दोबारा से देख लेना, मैं रिपीट कर दूंगा। अभी क्वेश्चन को थोड़ा समझाने तो मैं बता रहा हूं कैसे। तो मुझे पता है mg तो ग्राउंड की तरफ लगता है, तो mg की वैल्यू 20 न्यूटन निकली, क्योंकि 2 किलोग्राम इंटू g 20 न्यूटन। इसको कंपोनेंट को मुझे 2 कंपोनेंट में डिवाइड करना होता है। थीटा के साथ वाले को मैंने 20 cos थीटा लिख दिया, cos 30, और इसके साथ वाले को मैंने 20। ये जितना एंगल होगा, ये अगर 50 होगा तो ये भी 50 होगा, ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, ये 15 होगा तो ये भी 15 होगा। एंगल हमेशा इक्वल होंगे, आप चेक कर लेना। तो मुझे पता चला कि इसका जो कंपोनेंट निकला वो 20 sin 30 निकला, और 20 sin 30 का मतलब क्या हुआ, 10। मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब मुझे इस तरफ का फोर्स मेरे पास निकल कर आ गया, मुझे पता है वस्तु ऐसे में इतना फोर्स लगाएगी, तो मेरे पास ये निकला है, और ये मेरे पास है ही। और मुझे पता है A बराबर क्या होता है, F नेट अपॉन m टोटल। मैं दोबारा समझा दूंगा जिनको नहीं समझ में आया, F नेट अपॉन m टोटल। ये 10 ज्यादा है या 50 ज्यादा है, तो आप बोलेंगे 50 ज्यादा है, और 50 ज्यादा है इसका मतलब ये नीचे जा रहा होगा। 50 में से माइनस कर देते हैं 20 sin 30, इसको पूरा लिख देता हूं ताकि आपको बात पता रहे मैंने किसको माइनस किया है, अपॉन में m टोटल 2 और 5 7, इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 50 माइनस 10/7 यानी 40/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 भी लगा सकते हैं, 10 क्यों लगाएंगे भाई, 10 वे नहीं लगाते। अब आपको मेरी बात, अब एक चीज समझना, ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन आए, ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आए जिसमें इंक्लाइंड प्लेन हो, इंक्लाइंड प्लेन मतलब ऐसा कोई चीज हो, एक बात को रट्टा मार लीजिए कि इस तरह वाला कंपोनेंट, इस तरफ का जो अक्ष है, ये जो कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है, ये हमेशा और हमेशा साइन का ही बनेगा, मतलब हमेशा mg sin थीटा ही बनेगा। तो आप अगली बार से किसी भी क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला यूज मत करना, इस कंपोनेंट को हमेशा mg sin थीटा ही लिखना है, कैसा भी इंक्लाइंड प्लेन हो, हमेशा mg sin थीटा, यानी m दिया होगा, g इसमें लगा देना इंटू साइन थीटा, थीटा आपको दिया होगा, और इसका कंपोनेंट हमेशा और हमेशा mg sin थीटा लगेगा। तो इतना सब कुछ काम हम अगली बार से पेपर में नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इस 50 में से mg sin थीटा कंपोनेंट हमेशा और हमेशा माइनस ही करेंगे। 20 cos 30 का क्या हुआ, 20 cos 30 का कुछ नहीं हुआ बेटा, यहां पर r आएगा, और क्योंकि वस्तु ऊपर और नीचे नहीं जा सकती तो r बराबर क्या होगा, 20 cos 30 होगा, और ये दोनों बराबर होंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल आउट कर जाएंगे। यहां तो वस्तु जा ही नहीं रही, तो ये दोनों बराबर है।
तो इसलिए हमारी चीजों की बात करें तो इस तरीके से हम कंपोनेंट कभी निकालेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, हम हमेशा जान लेंगे कि इस तरफ का हमेशा mg sin थीटा ही निकल कर आता है, तो हमेशा इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चन में ऐसा ही करेंगे। तो हम कोई फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, हम कंसेप्ट ये था कि इस तरफ वाले कंपोनेंट को हमें कंपोनेंट में डिवाइड करना होता है, पर अगली बार से ज्यादा में से कम वाला फोर्स यानी mg sin थीटा को ही हमेशा माइनस करना है। ठीक है, चलो आज के लिए कर देंगे बेटा, बस 2 मिनट का दो, मुझे खाना, मेरे को भी खाना है, आपको भी खाना है। और बच्चे मैं एक बात बता दूं भाई, खाना वाना तो ये पता नहीं क्या है। जब मैं एग्जाम्स के लिए अपनी प्रिपरेशन करता था, जब मैंने गेट क्रैक किया या AIEEE IIT क्रैक किया, तो बेटा मेरे को इन सब चीज़ों में कभी वो रहा नहीं। आप ना एक चीज़ याद रखिए, मेरे को तो भूख लगना बंद हो जाती थी जब मेरे एग्जाम्स आते थे। तो टाइम हो गया, आई नो टाइम हो गया, मैं थोड़ा सा समय दो मुझे, 2 मिनट का समय दो, एक क्वेश्चन और करवा दूं, आप चले जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 मिनट का समय दो, जल्दी से मुझे आंसर दे दो, फिर चले जाओ, खाना बनाना है। ओके ओके ठीक है राहुल, मेरे को 2 मिनट का समय दो, एक क्वेश्चन लास्ट। इस क्वेश्चन को समझ गए तो मुझे आंसर बता दो, आप लोग चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे आंसर बता दो फिर चले जाओ आप लोग ना। 60 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, जल्दी से आंसर देना, देखते हैं कौन जल्दी से आंसर दे सकता है। आपको पता है कौन सा कंपोनेंट होता है, ये हमेशा साइन का कंपोनेंट ही होता है, ये आप जानते हैं। ये 2 किलोग्राम है, ये 8 किलोग्राम है। आपको बताना है फाइंड ए कितना होगा, जल्दी से मुझे आंसर दो, कितना होगा। सब मैं कल EI क्वेश्चन पूछा था, यही क्वेश्चन पूछा था। ओके 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 ठीक है, ठीक है बच्चे, मैं बेटा आपने जो एक बंदे ने एक क्वेश्चन और पूछा था ब्लॉक वाले क्वेश्चन पे आऊंगा, बहुत शॉर्ट टिक लगती है, उसको मैं तुरंत बता दूंगा, चिंता मत करो। कोई बात नहीं, जो फोर्स ज्यादा होगा बेटा अंकुर, जो फोर्स ज्यादा होगा उसमें से माइनस कर देना। जैसे अभी हमने 50 में से इसको माइनस किया, अगर ये ज्यादा होता तो इसमें से इसको माइनस कर दे। F नेट का मतलब क्या है, ज्यादा में से कम वाला फोर्स माइनस करना है। मैंने क्या किया है बेटा, मैंने बीटेक किया है NIT हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से, और MTech किया है मैंने IIT रुड़की से, और इसके बाद मैं प्रोफेसर था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जलंधर पंजाब में, और IES की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैंने MTech किया हुआ है IIT रुड़की से, है ना। तो मेरे को काफ़ी साल हो गए पढ़ाते हुए, इट्स अराउंड मेरे को 6 साल होने वाला है पढ़ाते हुए, यही एयरफोर्स NDA को। चलो, और मैंने फिजिक्स ही पढ़ाई है, तो मुझे फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है, मुझे अच्छा लगता है फिजिक्स में क्वेश्चंस को जानना, बताना, आप लोगों से बातचीत करना। तो आप लोग जब क्वेश्चंस पूछते हो ना, मुझे बड़ा अच्छी फीलिंग आती है कि यार मेरे को अच्छा लगता है इन चीज़ों को बताना। जिस भी सब्जेक्ट को प्यार करो, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, उसको यार बहुत अच्छे से। विवेक आपका वाला क्वेश्चन डिस्कस करूं, मेरा वाला क्वेश्चन। बेटा विवेक मैं भूल गया आपका क्या क्वेश्चन था, मेरे को थोड़ा सा हिंट दो, मैं आपको बताता हूँ फिर क्या क्वेश्चन था आपका। अगर आप मेरे से इलेक्ट्रिसिटी वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो तो यार वो मैं नहीं करूंगा, टॉपिक इसी से रिलेटेड रहने दो। 8 माइनस रूट 3, 8 माइनस रूट 3, ओके, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है 8 माइनस रूट 3। चलो देखते हैं 8 माइनस रूट 3, किसी ने मुझे बोला है 40, ओके। देखो भैया, एक चीज हमें पता चलने वाली है, मैं इतना सब कुछ नहीं कर रहा, बट मैं आपको इतना बता सकता हूं कि मुझे पता है कि इस तरफ वाला कंपोनेंट जा सकती है, मुझे पता है ये mg sin थीटा ही होना है, मेरे को रटा पड़ा है mg sin थीटा होना है, मतलब ये होगा 20 sin 60। और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, तो ये मुझे पता है mg sin 30 यानी 80 sin 30 होगा, इधर 30 होगा उधर 60 होगा। मुझे पता है a बराबर होता है F नेट अपॉन m टोटल। अब देखो ऐसा हो सकता है कि मेरे को इनके ये ना पता लग रहे हो कि इसकी वैल्यू 40, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 20 sin 60, sin 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 10, ये कम पड़ जाएगा। तो हमने ना ज्यादा में से कम वाला माइनस कर देता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा 40, ये 40 हो जाएगा, 40 में से माइनस करता हूं 10√3 अपॉन ये कितना होगा 2 और 8 10, इसकी वैल्यू निकलेगी इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेक कर लो, यही आंसर होना चाहिए 4 × √3। ठीक है यार, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, इसको और शॉर्ट भी लिख सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, मैथमेटिक्स तो है ही यार। 4 माइनस √3, सब लोग के आंसर सही है। चलो ठीक है, सेकंड वाला करोगे सर क्या, सेकंड वाला कौन सा, ये क्वेश्चन तो कर दिया मैंने, इसमें कंपोनेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती ऐसे किसी क्वेश्चन में, मुझे पता है हमेशा साइन थीटा का कंपोनेंट है ना। चलो कल हम बहुत बढ़िया सी शॉर्ट ट्रिक पे आएंगे,
कल का क्लास जरूर अटेंड करना। बहुत सारे लोग जिनको डाउट रहते हैं, बहुत को बहुत लगता है कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, तो मैं क्वेश्चन को कल बहुत अच्छे से तोड़ दूंगा। ठीक है, कल आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन एक कराऊंगा, आप लोग कल जरूर आइएगा। कल का मेरे को लेक्चर का इंतजार रहेगा। ठीक है ना, चलो भाई गुड नाइट। आप लोग खाना वाना बना लो, खा लो, है ना। आप लोगों को बहुत बहुत को बेस्ट ऑफ लक। आप पढ़ाई करते रहो, तैयारी करते रहो, है ना। एग्जाम क्रैक करके ही जाना अगर लेक्चर लेने आए हैं हम ना। ठीक है सेम। विवेक, आपने जो क्वेश्चन भेजे थे, आपने क्वेश्चन भेजे थे मुझे, कौन से क्वेश्चन थे? इलेक्ट्रिसिटी वाले थे क्या? मुझे याद नहीं है। बाकी लोग जा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने लेक्चर कंप्लीट कर दिया है ना। इसका कोई क्वेश्चन है? विवेक, आपका कौन सा क्वेश्चन आया था यार? आप मुझसे वो तो नहीं बोल रहे हैं कि एक वेव्स का क्वेश्चन भेजा था आपने विवेक? मुझे याद नहीं है आपने कौन सा क्वेश्चन भेजा था, क्योंकि मेरे पास नंबर सेव नहीं है ना। तो विवेक मुझे याद नहीं है आपका ना कौन सा क्वेश्चन था। आपने वेव्स एंड ऑसिलेशन का शायद क्वेश्चन भेजा था, आप मुझसे बोल रहे थे डिस्कस करने की। तो वेव्स एंड ऑसिलेशन का क्वेश्चन डिस्कस शायद बोल रहे थे आप, जो भी था। तो मैं आएंगे, सारे टॉपिक्स आएंगे। मैं चाहता हूँ यार इसी टॉपिक से रिलेटेड हो, है ना, सारी चीजें। ठीक है, 750550 750 एग्जैक्टली। आपने मुझसे वेव्स वाला क्वेश्चन पूछा था ना बेटा, तो मैं आपको पर्सनली, मैंने आपको कहा था ना, मैं पर्सनली आपको बता दूंगा उस क्वेश्चन का आंसर ना। यहाँ पर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वेव्स एंड ऑसिलेशन पढ़ा नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा कोई बात नहीं। हिमांशु यार, जो भी चीजें हैं यार, हिमांशु ये सब तो नीरज सर के साथ डिस्कस किया करो। हिमांशु, जो तुम्हारी बातें हैं ना जितेश सर के बारे में यार, वो उन्हीं से बात किया करो। थोड़ा सा ये होता है ना यार, मैं किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। मेरे लिए सब टीचर महान है यार, सबका आशीर्वाद बना रहे। ठीक है चलो ठीक है, थैंक यू शिवम, बस करो। ठीक है, कल का टाइमिंग मुझे नहीं पता है, बट मैं कोशिश करूंगा कि टाइम चेंज हो जाए। ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट गाइस। विवेक, मैं आपका क्वेश्चन अभी डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, घर जाते ही। ठीक है, खाना वाना खा लेने दो मुझे भी, आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूंगा। सर आप करोगे मुझे बता दें। ठीक है, ठीक है शिवम, ठीक है, चलो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। खाना वाना खाओ अब, है ना। चलो बंद कर रहा हूँ, है ना, टाटा।